हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना। किस चीज को हमको सुधारना है? जो हमने एरर्स किए, तो जो गलतियां की हमने अकाउंटिंग में, उसको रेक्टिफाई हमको करना है। अब ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चैप्टर मुझे तो लगता है ऐसे, और सिंपल है भी। बस आपको बेसिक आपका अच्छा स्ट्रांग रहना चाहिए। तो उसके हम कंसेप्ट के बारे में हम लोग शुरू करें। सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम प्रीवियस एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का वेटेज देखें तो जून 22 में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मार्क का आया था। दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का आया था। लेकिन जुलाई 21 और जैन 21 में 10-10 मार्क्स का आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट में यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछा इस चैप्टर से, तो कमिंग अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पूरी पूरी चांसेस है। ओके, तो आप हर बात को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की हम बात करें, रेक्टिफाई कैसे करते हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन ये गलतियां कहाँ हो सकती है, हमसे कैसे हो सकती है? जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? एंटिटी, ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर ये पूरी प्रोसेस में कई हमसे गलती हुई। अब जैसे कि मैं पहले आपसे बात करूं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप कैश बुक बनाते हो, सब्सिडरी बुक बनाते हो, और क्या बनाते? जर्नल बनाते। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज हुई, कैश बुक, सब्सिडरी या जर्नल, ये आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज हुई आपकी। तो यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमको लिखना है। सो ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। 100% ट्रांजेक्शन आपने लिखना चाहिए, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं छूट गया और आपने नहीं लिखे उसको। ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट है उसी में लिखना चाहिए। कैश बुक, अदर सब्सिडरी, जर्नल आप बना रहे हो तो जो आइटम जो बुक में लिखा जाता है उसी बुक में लिखना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, एट द सेम टाइम जब आप रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जब आप पोस्टिंग करते हो, जब लेजर में जब आप पोस्टिंग करते हो, तो वो आपका मस्ट बी फुल्ली एंड करेक्ट। फुल्ली मतलब सारे आइटम आपने लेजर में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आइटम आपने पोस्टिंग करते वक्त भूल के, नहीं, फुल्ली सारे आइटम आपको लिखना है। एट द सेम टाइम वो करेक्टली पोस्ट करना चाहिए। अगर आपने करेक्टली पोस्ट नहीं करे, अगर आपने करेक्टली पोस्ट नहीं करे तो फिर आपसे गलती हो गई। अब आप गलती की तो आप खुद सोचिए, आपने पोस्टिंग में अगर गलती करी, ये रिकॉर्डिंग में करे, कहीं पे भी गलती की आपने गलती की, जहां पर भी गलती की, उसके आगे की जो आगे की जो प्रोसेस में है उसमें गड़बड़ हो गई। क्योंकि अगर आपने पोस्टिंग गलत की है तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग गलत, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग गलत तो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गलत जाएगा, माह गलत तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो बहुत से लोग उसको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि बैंकर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, ये आपके कौन है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है? उस बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, पोजीशन बताता है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। अगर ये ही गलत, तो ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो लगे, वो तो गलत इंटरप्रेट कर लेंगे इसको, क्योंकि उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं आया है। अब और क्या हो सकता है? एक एरिथमेटिकल एरर। एरिथमेटिकल एरर मतलब नंबर्स, आपने जो फिगर्स लिखी जाती है वो सही नहीं लिखे। तो ये एरिथमेटिकल एरर जो होता है, हो सकता है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको, फिर चाहे वो कैश बुक हो, सब्सिडरी बुक हो, जर्नल हो, जब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे मैंने क्या किया? गलत लिखा उसको। अब उसके बाद हो सकता है कि एरिथमेटिकल एरर जब आप पोस्टिंग कर रहे हो, तो आप जब ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जब पोस्टिंग वाली स्टेज पे लिख रहे हो, तो आपने नंबर्स गलत लिखे। सब एग्जाम्पल 1,000 रुपए आपने 100 रुपए लिख दिए गलती, एक जीरो कम लिख दी, तो ऐसा। ये 1,000 है, आपने एक जीरो ज्यादा लिख दी, वो 10,000 लिख दी। तो ऐसी गलती हो सकती है कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में शायद सही लिखे, लेकिन वहां से लिखते लिखते पोस्टिंग में जब जब आप अकाउंट में पोस्ट करते, वहां आपने क्या करे? गलत करे। उसके बाद ये पोस्टिंग वाले जो आगे, इसको आपने फिर क्या करे बेटा? टोटलिंग और बैलेंसिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग करे। और टोटलिंग और बैलेंसिंग अगर यहाँ पे हो सकता है कि टोटलिंग करने में आपने गलती करे, या बैलेंस जब निकाल रहे तो अकाउंट का, तो बैलेंसिंग करते वक्त गलती करे। तो ये एरिथमेटिकल एरर तो हो सकता है आपने गलत अकाउंट में लिख दिए, गलत अमाउंट लिख दिए, गलत साइड में लिख दिए। और वो एरिथमेटिकल एरर की अगर मैं बात करूं, गलत अमाउंट की जो बात करें, वो हो सकता है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में आपने गलती करी, हो सकता है पोस्टिंग करते वक्त गलती करे, या हो सकता है टोटलिंग और बैलेंसिंग करते वक्त आपने गलती कर दी है। तो इन गलतियों को हमको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना है मतलब
इन गलतियों को हम लोगों को सुधारना है, इन गलतियों को हमको क्या करना है, सुधारना है। तो वो हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं हम उस पर डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है वो सही सही आपका बनना चाहिए। अगर आपने गलतियां नहीं सुधारे यहाँ पे, ये जो गलतियां यहाँ पे करे हो, इसको बनने के पहले, रेक्टिफाई करने के पहले, इसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले अगर रेक्टिफाई नहीं करे तो जो आपके यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको सही इंफॉर्मेशन वो नहीं जाएगी। अब मैं किस तरह के एरर्स होते हैं, पहले क्लासिफिकेशन कैसे सुधारा जाता है वो सब हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आपके जो एरर्स है यहाँ पे आपके दो तरह, लिखना कुछ भी नहीं, आपके पास नोट्स है, ठीक है, बस आपको मेरी बात सुनते जाना है। तो मैंने कहा एरर, एक एरर होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा होता है क्लैरिकल एरर। तो हम लोग पहले बात करते हैं बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल की। एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? कि आपने प्रिंसिपली कुछ गलत करे, प्रिंसिपली कुछ अकाउंटिंग में गलत करे। जैसे कि एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी रिवीजन बैच आपको पता है फिक्स्ड एसेट है, तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली और वाइस वर्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली। एग्जांपल मैं देता हूँ कि वेजेस अकाउंट को हमको डेबिट करना था और हमने ये रेवेन्यू एक्सपेंस, आरई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, वेजेस अकाउंट में लिखना था, हमने गलती से मशीनरी अकाउंट में लिख लिया। तो आपने ये वेजेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वेजेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और मशीनरी क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली। या तो फिर मैं कहता हूं मशीनरी अकाउंट में लिखना था तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने मशीनरी अकाउंट में ना लिखते हुए गलती से आपने उसको सपोज परचेज अकाउंट में लिख लिया। कहां पे लिख दिए? परचेज अकाउंट में लिख, तो परचेज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये आपका मशीनरी का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली, और ये आपको पता है गुड्स परचेज करते जब भी परचेज अकाउंट में जाता है, अदरवाइज वो परचेज आपने मशीनरी करे तो मशीनरी अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपली गलत किए। और इसके एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट बेचे तो सेल्स अकाउंट में नहीं जाता, जिस तरीके से आप जब गुड्स परचेज करते तो परचेज अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर आपने गुड्स नहीं परचेज करे तो परचेज अकाउंट में नहीं जाता। वैसे ही सेल्स अकाउंट में जब ही जाता है जब आप गुड्स बेचते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो सेल ऑफ फिक्स एसेट किया आपने उसको सेल्स, आपने फिक्स एसेट अकाउंट में उसको लिखना था, फिर प्रॉफिट और लॉस जो भी होता ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दैट वी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट जो करे इट शुड बी एडजस्टेड इन फिक्स एसेट अकाउंट ओनली, आपने उसको कहां पे लिखे? सेल्स अकाउंट में लिखे। तो आपने गलती कर दी, कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान दिया आपने। ये सेल ऑफ गुड्स करे तो गलती से आपने मशीनरी अकाउंट में लिख दी। तो आपने प्रिंसिपली गलत करे, आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली, ये कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट माने। तो ये होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये अग्री और डिसएग्री क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में आपसे बात करूंगा। 2 मिनट में अग्री और डिसएग्री क्या होता है। ट्रायल बैलेंस कभी अग्री होती है और कभी डिसएग्री होती है। तो ऐसा नहीं होता, एक चीज कहो आपसे कि ऐसा नहीं होता कि हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती करे तो ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं। ट्रायल बैलेंस टैली ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई है और गलती हमने सुधारी भी नहीं और तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, तो इसलिए कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो रहता है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है। वो 100% ऐसा आपको अश्योर नहीं करता कि सही है, रीजनेबल ही बोलता है कि वो सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस मैच हो गई और हमने कोई गलती करे सुधारे भी नहीं और ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, ये भी हो सकता है। अभी हम उस पर बात करेंगे वो कब ऐसा होता है और कब ऐसा नहीं, अग्री और डिसएग्री क्या है हम बात करेंगे। उसके बाद अब मैं क्लैरिकल एरर पे आता हूं, तो उसमें आप लोगों का एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। पहले व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ ओमिशन? एक होते दो तरह के ओमिशन होते हैं, एक होते फुल ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन क्या होता है आपका कि सेल ऑफ रुपीज, ओमिशन मतलब होता है, फुल ओमिशन मतलब आपने लिखे ही नहीं, न डेबिट करे ना क्रेडिट करे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा सेल ऑफ रुपीज 10,000 टू जेड नॉट रिकॉर्ड, आपने जेड को गुड्स हमने 10,000 रुपए के बेचे और जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे। फुल ओमिशन का मतलब होता है ना डेबिट ना क्रेडिट, इसे कहते हैं फुल ओमिशन। अब यहाँ पे सेल पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है आपने डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, या क्रेडिट करे और डेबिट नहीं करे, इसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल ओमिशन। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे सेल एंट्री ऑफ रुपीज 10,000 नॉट पोस्टेड टू जेड अकाउंट, मतलब आपने सेल्स की एंट्री जो होती है आपने जेड अकाउंट को क्या एंट्री पास करते सेल्स की, यहाँ पे जैसे पार्टी का नाम है जेड, तो जेड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जेड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कहता है हमको कि आपने जेड अकाउंट को पोस्ट नहीं, मतलब सेल्स को क्रेडिट करे और जेड को डेबिट नहीं करे, इट्स ए पार्शियल ओमिशन। तो फुल ओमिशन वो होता है कि ना ही हमने डेबिट करे और ना ही हमने क्रेडिट करे। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है हमने डेबिट करे और क्रेडिट नहीं करे, या क्रेडिट करे और डेबिट नहीं करे, उसे पार्शियल ओमिशन कहते हैं।
तो वो एक गलती हुई है। अभी अग्री डिसअग्री की हम 2 मिनट में बात करेंगे। उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन बहुत सारे होते हैं। तो पहला मैं आपको कहता हूँ कि राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। तो जो आप सब्सिडरी बुक बनाते हैं ना, सब्सिडरी बुक जो आपने परचेज बुक हो गए, सेल्स बुक हो गए, उसमें आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। तो परचेज एग्जाम्पल, परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम जेड, एंटर्ड ₹500 इन परचेज बुक। अभी क्या हुआ कि परचेज बुक में आपने 5,000 लिखना था, 5,000 के बदले में गलती से हमने 500 ही लिखे। तो आपने क्या हो गया, आपका आपने रॉन्ग अमाउंट लिखे, तो रॉन्ग अमाउंट लिख देते, ये गलती करे आपने। 5,000 के बदले में आपने सिर्फ परचेज बुक में कितने लिखे, 500। फिर कहते हैं पोस्टिंग द रॉन्ग अकाउंट इन द लेजर। मतलब हमको फॉर एग्जांपल ए को डेबिट करना था, हमने पोस्टिंग करते वक्त ए को डेबिट ना करते हुए गलती से बी को डेबिट करते। देखेंगे ए अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000 इंस्टेड ऑफ बी। बी एग्जांपल में बी के बदले में ए, बी को करना था, हमने गलती से किसको कर दी, ए को। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे गलत अमाउंट एंटर करे सब्सिडरी बुक में, हो सकता है कि हमने क्या करे, गलत अमाउंट एंटर करे सब्सिडरी बुक में, हो सकता है कि हमने क्या करे, गलत अकाउंट में लिख दी। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि जैसे मैंने कहा आपको गलत अकाउंट में लिख दे, बी के बदले में ए को, बी में लिखना था, बी के अकाउंट को डेबिट करना था, उसके बदले हमने क्या करे, ए के अकाउंट को डेबिट कर दी। तो इसका क्या मतलब होता है, गलत अकाउंट में डेबिट हो गया। बी को डेबिट करना था, हमने गलती से किसको डेबिट कर दी, हमने गलती से ए को डेबिट कर दी। नाउ व्हाट डू मीन व्हेन गलत अकाउंट में लिख दी, गलत अकाउंट में लिख दी का मतलब ये हो गया कि बी को डेबिट करना, ए को कर दी। तो आपने, मगर कुछ बच्चे कंफ्यूज यहां हो जाते हैं कि सर एरर ऑफ प्रिंसिपल पे अगर मैं बात करूं, वहां पे भी तो गलत अकाउंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे वेजेस को डेबिट करना था, आपने गलती से मशीनरी को करे। हाँ सही बात है, गलत अकाउंट में जरूर गया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ कि एरर ऑफ कमीशन हुआ, ध्यान रखना। अगर प्रिंसिपल, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, वो इवन तो आपने गलत अकाउंट में हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ही गलत करे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहलाता है, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहलाता है। यहाँ पर आपने ऐसा नहीं हुआ, ये वाले केस में गलत अकाउंट में जरूर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे गलत अकाउंट में जरूर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रिंसिपल ही गलत करे। मतलब ऐसा नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। तो यहाँ आपने गलत अकाउंट में जरूर गया, लेकिन आपका गलत अकाउंट में आपका जरूर गया, लेकिन आपका यहाँ पे क्या चीज हुई, प्रिंसिपल ही आपने गलत नहीं करे। तो ऊपर एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी गलत अकाउंट में गया, लेकिन मैं प्रिंसिपल ही गलत करे। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल, उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहेंगे। और यहाँ पे कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद आता है यहाँ पे रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग? कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक का मतलब होता है टोटलिंग। तो आपने टोटलिंग में गलती करे, किस में गलती करे बच्चों, टोटलिंग में गलती करे। तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक मतलब जैसे ये आपकी सब्सिडरी बुक है, अब सब्सिडरी बुक की जब टोटल करने लगे तो देखो फर्क होता है। आगे चल के अभी इसी चैप्टर में बात करेंगे। एंटर्ड करते वक्त अगर गलती करे तो कुछ ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, और टोटल करते वक्त अगर हमने कुछ गलत किया तो ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने गलती कहाँ करे, यहाँ पे जैसे कह रहे रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करते वक्त गलत करे। एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल ऑफ सेल्स बुक टेकन ₹1,05,000 इंस्टेड ऑफ ₹1,05,500। 1,05,500 रुपये मुझे टोटल होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने 1,05,000 ही टोटल करा। तो ये टोटलिंग मिस्टेक हुई। तो कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। तो कास्टिंग करते वक्त, सब्सिडरी बुक की टोटल करते वक्त हमने गलती करे। उसके बाद हो सकता है पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। जो लेजर है उसमें आपने क्या करे, रॉन्ग अमाउंट करे। सो पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, तो लेजर में जब हम लिख रहे थे आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। एग्जाम्पल फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट, from sales return book account, from sales return book A's account credited by ₹8,000 instead of ₹8,800। हमें यहाँ पे ए के अकाउंट को 8,800 से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गलती से उसको कितने से क्रेडिट करे, 8,000 से। मतलब आपने गलत अमाउंट लेजर में लिखते वक्त गलती करी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपने गलत अकाउंट में लिखे। एक चीज समझो, यहाँ सब्सिडरी बुक में गलत लिखे, यहाँ गलत आपने क्या करे, अकाउंट में लिख दिए। यहाँ पे सब्सिडरी बुक की टोटल में गलती करे, यहाँ पर आपने क्या करे, पोस्टिंग करते वक्त गलती कर दी। पोस्टिंग करते वक्त कौन सी गलती करे, अमाउंट की गलती करे। जैसे एग्जाम्पल में 8,800 के बदले में आपने कितना लिखे, 8,000 ही लिखे। तो वो एक गलती करे कि हमको ए के अकाउंट को क्रेडिट करना था 8,800 से, हमने कितने से क्रेडिट करे उसको, 8,000 से। तो ये गलत अमाउंट उसके अकाउंट में लिख दी।
अब उसके बाद आता है आपका पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट मतलब एग्जांपल, हमको किसी कोई अकाउंट को डेबिट करना, हमने डेबिट ना करते हुए गलती से क्रेडिट कर दी। जैसे ए के अकाउंट एग्जांपल है, तो फ्रॉम सेल्स बुक मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब आप सेल करते हो तो पार्टी के अकाउंट को डेबिट करते हो, तो हमने सपोज ए को सेल करे, सो एंट्री विल बी एज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ए के अकाउंट को क्या करे बच्चों, हमने डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट ना करते हुए उसके क्या करे, अकाउंट को क्रेडिट करे। तो आपने रॉन्ग साइड में लिखे, क्या लिखे आपने, रॉन्ग साइड में। तो जो ए को आपको डेबिट करता, आपने डेबिट ना करते हुए उसको क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया। ओके, तो रॉन्ग साइड में लिखे। आखिरी आता है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का मतलब यहाँ पे होता है कि बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट इज टेकन। रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब आपने टोटल और करके बैलेंस निकालते अकाउंट का, तो आपने वो बैलेंस निकालते वक्त गलती कर दी। बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट इज टेकन इज ₹7,000 इंस्टेड ऑफ ₹3,000। तो 3,000 के बदले में हमने गलती से कितना बैलेंस निकाल दी, 7,000। मतलब आप टोटलिंग और बैलेंसिंग जब कोई अकाउंट की कर रहे तो उसमें आपने बैलेंसिंग करते वक्त क्या करे, गलती कर दी। तो ये एक एरर हो सकता है। तो हमने बहुत सारे एरर देखे कि आपके रॉन्ग अकाउंट में गए, रॉन्ग अमाउंट में गए, रॉन्ग साइड में गए, टोटलिंग में गलती कर दी आपने। तो अलग अलग तरह के बहुत से, बैलेंसिंग में गलती कर दी आपने, ठीक है। तो अलग अलग तरह के एरर हो सकते हैं। लास्ट आपका जो आता है आपका कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती, एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा इफेक्ट्स ऑफ एरर कैंसल आउट, एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती। जैसे एंट्री होना चाहिए, एक हमने एक गलती कर हमने पहली, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये एंट्री वेजेस पे करे, तो एंट्री पास करे वेजेस अकाउंट टू कैश, लेकिन वो 10,000 का वेजेस था। तो हमने क्या करे, यहाँ पे वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। कितने से डेबिट करे, हमने वेजेस को डेबिट करे 11,000 रुपए से। तो हमको एक्चुअल में वेजेस को 10,000 से डेबिट करना था, लेकिन हमने कितने से करे, 11 से कर दी। अभी क्या हुआ, उसके बाद हमने एंट्री पास करे, सैलरी भी 10,000 की थी, मगर हमने एंट्री पास करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन सैलरी में आपने देखे यहाँ पे 1,000 रुपए कम दी। मतलब यहाँ पर आपने 11,000 रुपए लिखे, एक एक्सेस लिखे, और यहाँ पे 9,000 रुपए, 1,000 रुपए क्या करे बच्चों, आपने कम लिखे। तो आपने जो यहाँ पे जो एक गलती करे थे, उस गलती को दूसरी गलती ने क्या करी, छुपा दी। इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो आपने यहाँ पे एक्सेस लिखे थे, तो यहाँ पे 1,000 रुपए से एक्सेस लिखे थे, 1,000 रुपए से शॉर्ट लिखे, तो एक गलती को दूसरी गलती कैंसिल कर दी थी, कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि 1,000 से ज्यादा हुआ तो यहाँ 1,000 से कम हो गया, वो बराबर एडजस्ट हो गया, लेकिन गलती तो उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो ये होते हैं हमारे, कभी कभी इंस्टीट्यूट ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछ लेती है कि ये कौन से तरह का एरर है। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है। अब इस चीज को समझना भी हम आगे भी बात करेंगे, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस जो हमारी बनती है, तो कभी ट्रायल बैलेंस जब हमारी अग्री डिसअग्री क्या है, तो ये अग्री हो या डिसअग्री क्या चीज है, इसका मतलब ये होता है कि एक चीज बस आप इस चैप्टर में ख्याल रखना, जब भी कोई गलती करते आप, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, एरर इसमें दिए हुए हम रेक्टिफाई करना है, तो जब भी वो जो गलती आपको दी हुई रहती है, उस गलती में ये सोचना है कि क्या डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है क्या। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है। इनफैक्ट जब हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, उसके पहले मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री पास होती है। उसमें भी ये देखा जाता है कि जो आपने रॉन्ग एंट्री पास करे, अगर उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, जो ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं थी तो सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। लेकिन अभी आप ये समझो, जब भी आपके कोई एरर में डेबिट का अमाउंट या क्रेडिट का अमाउंट अलग है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो मैं मानता हूं मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या माना मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या माना मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना। मैं मानता हूं गलती के, लेकिन अमाउंट तो सही लिखा ना मैंने, अमाउंट तो सही लिखा हूं, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट तो सही है, वेजेस के बदले मशीनरी हुआ मैं जानता हूँ, या मशीनरी के बदले वेजेस हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन अमाउंट तो सही है, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है, तो ये ट्रायल बैलेंस आपकी क्या हो जाएंगी, एग्री हो जाएगी। उसके बाद फुल ओमिशन मतलब आपने लिखे ही नहीं, ना डेबिट करे ना क्रेडिट करे, मतलब डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे जब डेबिट, कब ये डिसएग्री होता है बच्चों ये डिसएग्री जब होगा जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट नहीं है सेम। तो यहाँ पे आपने डेबिट भी जीरो करे क्रेडिट भी जीरो करे, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जीरो से हुआ, तो भी यहाँ पे क्या होगा, आपका डेबिट और क्रेडिट आपका क्या हुआ, दोनों यहाँ पे जीरो, डेबिट भी जीरो से क्रेडिट भी जीरो से, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर भी मैच वो हो जाएंगी। गलती क्यों, तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस टेल यू कि दैट डजंट मीन कि आपने गलती करे ही नहीं। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हुए बाद भी हमसे कोई गलती हुई, जैसे कि आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे जो रहती, यहाँ पे आपने देखी कि डेबिट और क्रेडिट का दोनों का अमाउंट क्या आपका अगर सेम है तो गलती हुई है। यहाँ पर आपने क्या करे, जीरो जीरो, आपको कुछ लिखना था, लेकिन डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो, तो वो अग्री हो गई ट्रायल बैलेंस, लेकिन हमने फिर भी कोई गलती करे है। अब पार्शियल ओमिशन, आपने डेबिट
लिखे क्रेडिट नहीं लिखे, या क्रेडिट लिखे डेबिट नहीं लिखे आप, तो जब डेबिट लिखे और क्रेडिट नहीं लिखे तो डेबिट का अमाउंट कुछ लिखे और क्रेडिट में जीरो लिखे, या क्रेडिट में कुछ लिखे डेबिट नहीं करे तो क्रेडिट में लिखा गया कोई अमाउंट और डेबिट को जीरो करा गया, तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे सेम अमाउंट से आपने डेबिट क्रेडिट नहीं करे, इसलिए आपकी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट ऑन द सब्सिडरी बुक। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे और डिटेल में डिस्कशन होने वाला है सब्सिडरी बुक से रिलेटेड, कि राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक का मतलब सब्सिडरी बुक में एंटर्ड गलत करे तो वो पार्टी में भी गलत जाता है। अब इसको मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि वो अभी सब्सिडरी बुक में एक पॉइंट है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपने इन शॉर्ट आपने सब्सिडरी बुक में गलत लिखी तो वहां से वो पार्टी अकाउंट में जाता है, तो बुक में गलत लिखी तो सब्सिडरी बुक की टोटल भी गलत आएंगी और पार्टी अकाउंट में भी गलत जाता है वहां से। तो इसीलिए मतलब आपने गलती हुई है, हमसे गलती हुई, गलत अमाउंट लेके, लेकिन आपने डेबिट में भी सेम अमाउंट करे और क्रेडिट भी सेम अमाउंट से करे, गलत करे। मैं बोलता 10,000 के बदले आपका क्या हो गया, आपने 10,000 के बदले आपने 5,000 के बदले 500 रुपए लिखे, गलती हुई, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों में 500 रुपए लिखे, तो डेबिट भी 500 से लिखे, क्रेडिट भी 500 से लिखे, डेबिट भी 500 से लिखे और क्रेडिट भी 500 से लिखे आपने, तो गलती करे 5,000 के बदले 500 लिखे आपने, गलती है, रॉन्ग अमाउंट है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएंगे क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या है, सेम है। उसी तरह कहते हैं पोस्टिंग द रॉन्ग अकाउंट। अब मेरे को ए को डेबिट करना था, सपोज एग्जाम मेरे को बी को डेबिट करना, मैंने बी को डेबिट ना करते हुए मैंने किसको डेबिट कर दिया, ए को डेबिट कर दिया, तो मैंने तो गलती कर दी है, मैंने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया बी के बदले, लेकिन डेबिट अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो सेम है, जिस अमाउंट से मैंने क्रेडिट किया जो भी अकाउंट को, उसी अकाउंट से उसी अमाउंट से मैंने डेबिट करा। हाँ मैंने बी को डेबिट करा था, बी को डेबिट ना करते हुए मैंने किसको डेबिट कर दिया, ए को डेबिट किया, गलती क्यों, लेकिन अमाउंट जितने से क्रेडिट करा उतने से मैंने उसी अमाउंट से मैंने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया, इसलिए ट्रायल बैलेंस मेरी मैच हो जाएंगी इवन दो मैंने कोई गलती किया। अब यहाँ पे जितने भी एरर्स लिखे हुए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही, क्योंकि आपके डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट जो गलती करे आपने रेक्टिफाई करो, जो एरर करे आपने, एरर में आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम नहीं है, इसीलिए डिसएग्री हो रही। जैसे कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। अब सब्सिडरी बुक में एंटर्ड और कास्टिंग का क्या लॉजिक है मैं थोड़ी देर में बात करूंगा सेपरेटली, लेकिन जब आप कास्टिंग एरर करते हो तो पार्टी में सही जाता है और आपका जो पर्टिकुलर बुक का अकाउंट है, परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट, सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट, वहां पे गलत गया, तो आपने एक डेबिट में सही लिखे क्रेडिट में गलत लिखे, या क्रेडिट अमाउंट अलग अलग लिखे डेबिट क्रेडिट का, इसलिए मिसमैच होता है। बट डोंट वरी अबाउट सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। फिर मैंने कहा आपसे कि पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया आपने, तो यहां पर आपने लेजर में लिखे, लेजर में मतलब आपने सेल्स, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया सेल्स अकाउंट को आपने 8,800 के बदले 8,000 से ही क्रेडिट करे। मैंने क्या कहा, सेल्स अकाउंट को 8,800 के बदले आपने 800 से ही सॉरी 8,800 के बदले आपने 8,000 से ही क्रेडिट करे। तो यहाँ पर एक जो दूसरी पार्टी थी ना, आपने जिस सेल्स कर जो भी पार्टी को भेजा उसका अकाउंट बराबर डेबिट हुआ, लेकिन क्रेडिट करते वक्त आपने अमाउंट गलत लिखे। बस इतना ख्याल रखना, इस पे इतना मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एंट्री पास, रेक्टिफाइड एंट्री जब भी आप देखेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होती है, एरर वाली जो आपने रॉन्ग एंट्री जो पास करा, उसने जो गलत एंट्री पास करे, उस एंट्री में अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है तो वहां पर ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई है, ट्रायल बैलेंस क्या है, मिसमैच हुई है। अब यहाँ पे पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो आपने डेबिट करना था क्रेडिट कर दी तो डेबिट आपने करे नहीं, ये क्रेडिट करना था डेबिट करे तो क्रेडिट करे नहीं, तो यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होंगे क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट की टोटल जो अमाउंट होती है वो अलग अलग है। अब रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, आपने बैलेंसिंग गलत कर दी, लेकिन बैलेंसिंग में गलत कर तो ट्रायल बैलेंस में गलत दिया, लेकिन जो दूसरी पार्टी का अकाउंट था वो तो सही गया, दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट करा उसमें तो बराबर अफेक्ट करे, तो आपने यहाँ पे एक पार्टी में गलती, एक अकाउंट में गलत कर दी, तो डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे अलग हो गया, तो ट्रायल बैलेंस आपके मिसमैच हो जाएंगी। अब एक कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाती, क्यों अग्री कर जाती है, क्योंकि आपको एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा दिया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए से ज्यादा लिखा था, मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए से ज्यादा लिखा था, बट 1,000 रुपए से यहाँ पे ज्यादा लिखा था, बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे 1,000 रुपए से कम लिखा, तो ट्रायल बैलेंस से मैच हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्सेस जो था, यहाँ पे मानता हूँ ना कि डेबिट को क्रेडिट का अमाउंट अलग है, लेकिन ये 1,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट है, 1,000 रुपए डेबिट में कम है, तो इस यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, तो वो कंपनसेट कर देता है, एक एरर को दूसरा एरर क्या करता है, कंपनसेट करता है, तो वहां पे भी ट्रायल बैलेंस हमारी मैच हो जाती है। तो इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, किस किस तरह के एरर्स होते हैं। लेकिन अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमको, जैसे कि चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इन गलतियों को कब सुधारा जाएगा, इस गलती को कब सुधारा जाएगा,
हर बात को आप मेरी बहुत ध्यान से आप सुनते जाना। इन गलतियों को मुझे कब सुधारना है, अब आप समझेंगे इस चीज को। मैं आपसे कहता हूं कि पहले तो आप इस समझो कि ये समझिए कि अकाउंटिंग हमारी साइकिल है। एंटिटी, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोगों की क्या है बच्चों, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल अगर मैं देखूं तो हमने इसको 3 स्टेजेस में 3 अलग अलग जगह पे बांटे कि हम इसको रेक्टिफाई करें। पहला, मैं किस चीज के बारे में बात करूं, अभी मैं आपसे बात करूं टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, मैं किस चीज के बारे में बात करूं, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैं कब इस गलती को सुधार रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कब मैं इस गलती को सुधार रहा हूं। सो जैसे कि आप यहां पे देखें कि मैंने यहां पे ट्रायल बैलेंस, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनते जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि ये टोटली ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही मैंने गलती को सुधारा। तो मैंने कहा बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो बड़ी अच्छी बात है। अब कैसे सुधारा जाता है अभी हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वही है कि सुधारा कैसे जाता है अपन बात करेंगे, लेकिन अभी हम सुधारा कैसे जाता है वो बात नहीं करें, कब सुधार रहे उसकी बात करें। तो कब सुधार रहे और कैसे सुधार रहे में फर्क है। अभी मैं बात कर रहा हूं कब सुधारा जा रहा है, कब रेक्टिफाई करा जा रहा है और कैसे रेक्टिफाई करा जा रहा है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले मैं इसको कब रेक्टिफाई कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मैंने उसको रेक्टिफाई करा, मतलब उस गलती को मैंने सुधार लिया ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मेरी जो बनी है सही बनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, इसको बनने के पहले ही आपने रेक्टिफाई कर ली। लेकिन दूसरा पॉइंट होता है कि मैंने आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस बने बाद मैंने उसको सुधारा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। तो मैं ट्रायल बैलेंस मेरी बन गई, सेकंड केस जब हम कहां रेक्टिफाई कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बने बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। तो मैंने जब यहां पे रेक्टिफाई करा, कब रेक्टिफाई करा कि ट्रायल बैलेंस बने बाद। अब आप खुद सोचिए, जब मैं ट्रायल बैलेंस बने बाद रेक्टिफाई कर रहा हूं तो ऐसे कई एरर है जिसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग आपका लिखे आपने, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग हुआ है तो ट्रायल बैलेंस आपकी मैच नहीं होंगी। आप तो कह रहे कि ट्रायल बैलेंस बने बाद रेक्टिफाई करो, तो जब मैं कहता हूं कि ट्रायल बैलेंस बने बाद में रेक्टिफाई करो, कब रेक्टिफाई करो, ट्रायल बैलेंस बने बाद, तो मेरी ट्रायल बैलेंस जो बनी है जब तो रेक्टिफाई नहीं हुआ था, तो ट्रायल बैलेंस मेरी बच्चों क्या हो गई, मिसमैच हो गई। ट्रायल बैलेंस क्या हो गई मेरी, मिसमैच हो गई, मतलब वहां पे उसमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस का जो कॉलम और क्रेडिट बैलेंसेस का कॉलम है वो सही नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये ट्रायल बैलेंस है। तो ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको, ये डेबिट बैलेंसेस किसके होते हैं, एक्सपेंसेस के होते हैं और एसेट के होते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस किसके होते हैं, आपके कैपिटल की होती है, लाइबिलिटी की होती है, इनकम के होते हैं। तो डेबिट बैलेंसेस आपके एक्सपेंसेस के और एसेट के होते हैं। डेबिट बैलेंसेस किसके होते हैं, एक्सपेंसेस के और एसेट के होते हैं। क्रेडिट बैलेंस आपके कैपिटल के, लाइबिलिटी के और इनकम के, इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब मेरी यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस दी हुई आपको, ट्रायल बैलेंस क्या हो बच्चों, यहाँ पे मिसमैच होती है, मतलब इसकी टोटल मैच होना चाहिए। यू नो इट, वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करना चाहिए। तो हमारे ऐसा करो तो ये मैच होना चाहिए, लेकिन एक मैच नहीं हो रही, मतलब हमने कोई गलती करे। और ये जब मिसमैच होती है तो हमने यहाँ पर एक जो भी, अगर हो सकता है कि डेबिट बैलेंसेस शॉर्ट गया या क्रेडिट बैलेंसेस का कॉलम शॉर्ट गया, तो जो भी कॉलम शॉर्ट गया और जो डिफरेंस अमाउंट है जितने से वो मिसमैच हो रही है, उस अमाउंट को वहां पे लिखते और उस अमाउंट को हम एक अकाउंट में लेकर जाते हैं और उस अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस हमारी बन चुकी है, मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस हमारी बन चुकी है और हमसे क्या हुआ कि कोई हमने उसको रेक्टिफाई नहीं करे थे, और ट्रायल बैलेंस हमारी मिसमैच होती है, हमारे डेबिट बैलेंस का कॉलम और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम टैली वो अलग अलग आ रहा है। तो हो सकता है कि डेबिट बैलेंस वाला साइड आपका शॉर्ट जा रहा है या क्रेडिट बैलेंस वाला साइड आपका शॉर्ट जा रहा है। तो जो भी साइड शॉर्ट जा रहा है, उतने जितने से शॉर्ट जा रहा है वहां पे लिखेंगे और उसको कौन से अकाउंट में लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये जो एरर जो होते हैं, एक एरर में ऐसा होता है, या स्क्रीन पे देखो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है। मैंने क्या कहा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग, मतलब हमने गलती करे और उसमें डेबिट जो हमने रॉन्ग एंट्री जो पास करे, जो गलती हमने करे, उसमें डेबिट का अमाउंट कुछ और है, क्रेडिट का अमाउंट कुछ और है। तो जब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है और दूसरा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम है, गलती करे लेकिन अमाउंट सेम है, जितने से डेबिट करे उतने से ही क्रेडिट करे, जितने से डेबिट करे उतने से ही क्रेडिट करे। तो आपकी गलतियां दोनों जगह हुई है। अमाउंट यहाँ पे सेकंड केस में जितने से डेबिट करे उतने से क्रेडिट करे, मैं मानता हूं, लेकिन हो सकता है अकाउंट गलत करे आपने,
अकाउंट गलत करे, ये 5,000 का अमाउंट था तो दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट में दोनों 500 लिख दिया आपने, ये भी हो सकता है। तो आपका अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है तो आपकी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होती है तो हम सस्पेंस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट जो क्रिएट होता है उसकी वजह ही ये होती है कि आपने जो गलती करी उस गलती में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपका अलग अलग आपने लिख दिए, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट आता है। तो आप देखोगे आगे जब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, सो रेक्टिफाइड एंट्री जब हम लोग पास करें तो आप रेक्टिफाइड एंट्री में देखोगे उसी अकाउंट में, उसी रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट हिट होगा जिसमें आपने रॉन्ग एंट्री जो थी उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग था। जो गलती करे उस गलती में डेबिट का और क्रेडिट अमाउंट अलग था, उसी गलती में आप देखना कि सस्पेंस अकाउंट हिट होगा। अगर आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है तो कभी भी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट हिट नहीं होगा। द रीजन इज दैट कि अगर आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखे हो तो उसी की वजह से सस्पेंस अकाउंट हुआ, तब रेक्टिफाइड भी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। लेकिन आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे तो उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस तो मैच हुई ना, मतलब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे मगर उसकी वजह से वो डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस नहीं आया तो सस्पेंस अकाउंट में उसकी वजह से नहीं गया। तो जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है तो सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट नहीं जाता। आप देखोगे जब हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अब एक और चीज आपने ख्याल रखना है कि कभी कभी आपको उसने कहता है कि सस्पेंस अकाउंट बना, तो उसने हमको कहा कि सस्पेंस अकाउंट बना। तो जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते तो आप क्या करते, सारी एंट्रीज जब जब सारे एरर्स आप रेक्टिफाइड कर दो तो आपका सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। आपको सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जीरो होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे देता है कि आपका ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस था, ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस था वो कितने का था जो आपने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो कभी आपका अमाउंट भी बता देता है कि जैसे दो तरीके से कह सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ, डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में ले गए, ऐसा कह सकता है। सॉरी, ऐसा कहता है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मिसमैच हुआ और हमने उसके डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में ले गए। और ऐसा भी कह सकता है कि ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गया इतने अमाउंट से और ये अमाउंट था वो सस्पेंस अकाउंट में गया। अब देखो दो चीज, अगर मेरे को यहाँ पे नहीं पता कि ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच हुआ तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को बोला कि सस्पेंस अकाउंट बना, वैसे तो सारे जब मेरे एरर्स से उसको मैं रेक्टिफाइड कर लूँ तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने सारे एरर्स को यहाँ पे लिख दिया सस्पेंस अकाउंट में। लेकिन सपोज डेबिट साइड का तो भी एग्जांपल की तरह क्रेडिट साइड भी वो हो सकता है। डेबिट साइड मेरा शॉर्ट जा रहा है, मैंने कहा डेबिट साइड में कैसे शॉर्ट जा रहा है, डेबिट साइड तो शॉर्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब मैंने एरर सारे रेक्टिफाइड कर लिया तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। वो इस वजह से आ रहा है बच्चे की जो ट्रायल बैलेंस आपकी थी इसमें जो मिसमैच हुआ था वो अमाउंट था। तो भाई आपको जो मिसमैच सस्पेंस अकाउंट जितने से आपने क्रिएट करे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो दिखना पड़ेगा ना आपको, बैलेंस कितना है। तो वो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस के मिसमैच से पता चलता है कि कितने से आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करे आपने। तो वो बैलेंस अगर दे दे आपको क्वेश्चन में कि कितने से आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ, हो सकता है डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में, वो अमाउंट अगर आप लिख लो कि कितने से मिसमैच हुआ था सस्पेंस, आप सस्पेंस अकाउंट लिख लो, सस्पेंस अकाउंट आप लिख लो कितने से मिसमैच हुआ, सस्पेंस अकाउंट आप लिख लो कितने से मिसमैच हुआ। तो जब कितने से मिसमैच हुआ आपने को पता है कितने से मिसमैच हुआ तो आपने डेबिट में सपोज मतलब कि डेबिट साइड का मतलब उसने डेबिट बैलेंस तो डेबिट में लिखी, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट लिखी, और उसके बाद सारे एरर को जब आप रेक्टिफाइड करोगे तो बराबर क्लोज होगा। लेकिन अगर उसने आपको कभी नहीं दिया कि सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रिएट हुआ था, ट्रायल बैलेंस में कितने से मिसमैच हुआ था, तो बच्चे जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है उसका अमाउंट है वो, तो उसका अमाउंट है। तो हो सकता है कि डेबिट साइड में शॉर्ट, डेबिट साइड में शॉर्ट जा रहा है तो आप वहां पे आप लिखेंगे जैसे आपकी स्क्रीन पे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जरूरी नहीं कि डेबिट ही शॉर्ट जाए, क्रेडिट साइड भी शॉर्ट जा सकते हो, वहां पे लिखूंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो ये वो अमाउंट रहते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में मिसमैच जितने अमाउंट से हुआ था वो अमाउंट बता दे तो एज एन ओपनिंग बैलेंस अपन उस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट में लिख लेंगे तो सारे एरर रेक्टिफाइड करे बाद वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो अमाउंट उसने नहीं दिया कि ट्रायल बैलेंस कितने से मैच हुआ था, कितने से मिसमैच हुआ था, सस्पेंस अकाउंट जो आपका कितने से क्रिएट हुआ था उसने वो नहीं दिया, तो दैट विल बिकम एज बैलेंसिंग फिगर एंड व्हाट वी कॉल इट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस इन इट मे बी ऑन डेबिट साइड और इट मे बी ऑन क्रेडिट साइड, वो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करा हुआ रहेगा। ओके, सो ये हमारी बात हुई किससे रिलेटेड, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है
तो हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम कब उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले केस में मैंने देखा कि ट्रायल बैलेंस बने पहले रेक्टिफाई किया, दूसरे केस में देखा कि ट्रायल बैलेंस बने बाद रेक्टिफाई किया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने पहले रेक्टिफाई किया। सो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि एक चीज होती है कि आपकी ट्रायल बैलेंस बने पहले रेक्टिफाई करे, और दूसरी चीज है ट्रायल बैलेंस बने बाद और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने पहले आपने उसको क्या करे, रेक्टिफाई करे। लेकिन आप इस चीज को समझना, जब आपने ट्रायल बैलेंस बने बाद रेक्टिफाई करे तो जब ही सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया, अगर ट्रायल बैलेंस बने पहले ही आपने रेक्टिफाई कर लिया अगर उसको, तो फिर अगर ट्रायल बैलेंस बने पहले ही आपने उसको रेक्टिफाई अगर कर ली, तो फिर तो ट्रायल बैलेंस तो आपका सही बना है ना। सही बना तो मिसमैच का सवाल ही नहीं उठता, मिसमैच नहीं तो सस्पेंस अकाउंट नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब ट्रायल बैलेंस बन गया और उसके बाद आप रेक्टिफाई करें तो सस्पेंस अकाउंट की बात आती है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमने देखे कि भाई ट्रायल बैलेंस बन गया, लेकिन हम तो भी उन एरर्स को पकड़ नहीं पा रहे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई थी, और हमारा समय आ गया, शेयर होल्डर्स शोर मचा रहे कि भाई लाओ 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, इतना समय हो गया अभी तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं, हमें बताओ। और कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं हम पे कि कंपनीज एक्ट बोलो या आप ये कह दो इनकम टैक्स एक्ट में, आप कोई भी एक्ट करो, तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीमा होती है जब तक उसको तैयार कर लेना है। आप वो नहीं तैयार कर पा रहे क्योंकि आपने कहा कि सस्पेंस अकाउंट तो हमारे ट्रायल बैलेंस में मिसमैच हुआ, और उस मिसमैच को हम लोगों ने कहां पर लेके गए, सस्पेंस अकाउंट में लेके गए। तो जब आपने उस मिसमैच को सस्पेंस अकाउंट में लेके गए, लेकिन हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, क्योंकि हम लोगों को वो एरर को हम पता नहीं लगा पा रहे कि एरर कौन से, कोई वजह से हम हमारे उस एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही बुरी बात होती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रहा है और उसमें एक सस्पेंस अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने सस्पेंस अकाउंट को रेक्टिफाई नहीं करे। और आपने उसको रेक्टिफाई कब कर रहे हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके बाद। तो आप मतलब जिस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बाद वाले साल में आप उसको, या फ्यूचर में कभी आप उसको रेक्टिफाई करें। अब इसमें ध्यान रखना, रेक्टिफाई जब आप करते हो यहाँ पे, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। यू नो इट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस में भी बताया था कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन जो आपका नॉमिनल अकाउंट है वो आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक होता है रियल अकाउंट, वो क्या होता है आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर जब अगर उसको रेक्टिफाई करता हूं, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि मैंने गलती को रियल अकाउंट में करा था, तो रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो उसमें अफेक्ट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा नहीं, हमने जो गलती करते पर्सनल अकाउंट में हुआ था, तो हम रेक्टिफाई करें तो पर्सनल अकाउंट भी अफेक्ट करेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नेक्स्ट ईयर पर्सनल अकाउंट भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं नॉमिनल अकाउंट की मैं कहूँ तो नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अगर नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो अगर, और गलती हमसे नॉमिनल अकाउंट में, गलती हमसे किस में, नॉमिनल अकाउंट में, तो गलती अगर हम लोगों से नॉमिनल अकाउंट में हुई है, तो क्या चीज हुई यहाँ पे कि नॉमिनल अकाउंट में गलती हुई, तो मैं नेक्स्ट ईयर जब आता और मेरे को रियलाइज हुआ कि परचेज अकाउंट हो या सेल्स अकाउंट हो या दूसरे को भी नॉमिनल अकाउंट हो उसमें गलती हुई, तो मैं रेक्टिफाई करने जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि लास्ट ईयर का मैंने वो नॉमिनल अकाउंट को इस साल कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करा, वो नॉमिनल अकाउंट सेल्स हो गए, परचेज हो गए, जो कोई भी दूसरे नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस के अकाउंट, वो इस साल मैंने कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, तो वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब कैसे करूं, क्योंकि लास्ट ईयर के मेरे जो नॉमिनल अकाउंट है वो मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो कुछ स्टूडेंट शायद ये सोच सकते हैं सर कैरी फॉरवर्ड नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम है, इस साल के जो आपने नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करे ना, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, दूसरे एक्सपेंस हो गए, आपने इस साल तो नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करे, उसमें एडजस्ट कर दो। मैंने कहा नहीं, उसमें अगर आप एडजस्ट करते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्यों वो गलत हो जाएगा अगर आप उसमें एडजस्ट करते हो, तो गलत वो इसलिए हो जाएगा गलत वो इसीलिए हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने गलत तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप इस साल के परचेज में या दूसरे एक्सपेंस, इस साल के एक्सपेंस और इनकम में उसको आप एडजस्ट कर दोगे, तो इस साल का आपका एक्सपेंस या इनकम बढ़ या घट जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। मगर जब मेरा, फिर आप खुद लॉजिकली सोचना कि मेरे परचेज में कोई गलती हुई है, ये कोई एक्सपेंस में गलती हुई थी पिछले साल, अब इस साल अगर मैं रेक्टिफाई करता हूँ इस साल के परचेज या कोई और एक्सपेंस में उसको मैं एडजस्ट करता हूँ, तो इस साल का मेरे एक्सपेंसेस अकाउंट कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कम और ज्यादा होगा तो इस साल का प्रॉफिट मेरा कम और ज्यादा आएगा, तो इस साल का प्रॉफिट सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट जो आप नेट प्रॉफिट बता रहे हो उसमें पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम को आपने एडजस्ट करे थे, एक्सपेंस और इनकम को एडजस्ट करते प्रॉफिट मेरा फ्लक्चुएट हुआ, और प्रॉफिट फ्लक्चुएट तो वो इस साल का प्रॉफिट नहीं एक्यूरेट बता रहा, क्योंकि उस प्रॉफिट में पिछले
पिछले साल के कुछ फिगर्स क्या हो गए, एडजस्ट, पिछले साल के फिगर्स क्या हो गए आपके, कुछ एडजस्ट हो गए। तो इसीलिए हम इस साल के इस साल जब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं पिछले साल के जो नॉमिनल अकाउंट जो ट्रांसफर यहाँ पर उसमें, लेकिन हम इस साल के हम एक्सपेंस और इनकम अकाउंट में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस गलत हो जाएगा। इस साल के एक्सपेंस इनकम में करोगे तो उसकी फिगर्स बदलेंगे, उसकी फिगर्स बदलेंगे तो इस साल का प्रॉफिट का फिगर बदल जाएगा। तो फिर कैसे करें सर, हम कौन से अकाउंट में हमने रेक्टिफाई, कैसे रेक्टिफाई करें, जो नॉमिनल अकाउंट है। देखो पर्सनल और रियल की कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड हुए, तो पर्सनल रियल में वैसा ही रेक्टिफाइड करना है जैसे पिछले साल सेकंड स्टेज में आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस बने बाद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने पहले, वैसा ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट की बात आती तो वो दिक्कत होती है कि पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुए और इस साल के जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साल का प्रॉफिट फिर गलत हो जाएगा। तो फिर मैं किस में एडजस्ट करूँ, तो आपने नॉर्मल एंट्री ही पास करना, और नॉर्मल एंट्री में जब आपको जैसे ही आपने रेक्टिफाइड एंट्री पास करे और वो रेक्टिफाइड एंट्री में आप देखते हो कि डेबिट का या क्रेडिट का अमाउंट आप कब रेक्टिफाइड करें, उसको नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने बाद अगले साल इसको रेक्टिफाइड करें। और जब आपने रेक्टिफाइड करे तो आपने देखे वहां पे कि जो नॉमिनल अकाउंट है आपका, ये जो नॉमिनल अकाउंट है आपका, आपने जब उसको रेक्टिफाइड करे तो आपने ये देखना कि जब भी कोई रेक्टिफाइड एंट्री पास करे तो उसमें डेबिट का या क्रेडिट का जो भी आइटम है, डेबिट का क्रेडिट में आपने देखे कोई नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट को, फॉर एग्जाम्पल परचेज दिख रहा है आपको डेबिट, तो परचेज को काट के वहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना। ये आपको कोई भी आपने डेबिट क्रेडिट करे और रेक्टिफाइड आप नेक्स्ट ईयर करे और वो डेबिट और क्रेडिट रेक्टिफाइड एंट्री में जब आपने डेबिट और क्रेडिट करे आपको कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट दिखता है तो वो अकाउंट को हटा के आपने लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक टेम्पररी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, मगर आप उसको पीएनएल अकाउंट में उसके इफेक्ट नहीं देते इस साल, नेक्स्ट ईयर जब आप उसको रेक्टिफाइड करें। क्यों पीएनएल अकाउंट में इफेक्ट नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि हम नेक्स्ट इस साल का जो नेक्स्ट ईयर जब रेक्टिफाइड करें उस साल के प्रॉफिट को हम गलत नहीं फाइंड आउट करना चाहते। तो हमने एक नया अकाउंट क्रिएट करें, उस अकाउंट का नाम हमने रखे प्रॉफिट एंड, एक नया अकाउंट क्रिएट करे और एक नया अकाउंट क्रिएट करे और उस अकाउंट को हमने क्या नाम दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप कौन सा आइटम लेके जाते हो जो आप नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाइड करो नॉमिनल नेचर के। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट को आपने डेबिट या क्रेडिट जो भी करे रेक्टिफाइड एंट्री में उसको काट के डेबिट कर, तो वो काट के नॉमिनल नेचर के अकाउंट को आपने सिर्फ क्या लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब मैं बनाता हूं उसका जो बैलेंस आता है दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो व्हाई वी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कुछ रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा, हाँ उसके पीछे एक लॉजिक है, आप ध्यान से आप सुनेंगे क्यों आप इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको इसलिए ट्रांसफर करते। अब आप खुद सोचिए कि मैं सोचता हूँ कि लास्ट ईयर, मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर जब मैंने ये गलती किया था तो नॉमिनल नेचर अकाउंट की सिर्फ बात करें तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, पिछले साल मैंने उसमें गलती किया था, अमाउंट कम या ज्यादा कुछ करा, मैंने गलती किया, ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, तो मैंने पिछले साल कोई गलती की। अगर पिछले साल नॉमिनल अकाउंट में गलती की, यू नो इट, अभी रिवीजन बैच है कि आपका नॉमिनल नेचर के अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए होंगे। तो जब वो पिछले साल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए होंगे जो कि कुछ गलत अमाउंट का है वहां पे, तो मेरे पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो गलत आएगा और वो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट जो भी पिछले साल गया वो कम ज्यादा गया, गलत गया, क्योंकि मैंने नॉमिनल नेचर में गलतियां किया था और उसको पिछले साल रेक्टिफाई नहीं किया। अब मैं इस साल आता हूँ और इस साल मैं रेक्टिफाई करता हूँ, जो पिछले साल की गलती थी उसको इस साल मैं सुधारता हूँ और इस साल जो नॉमिनल नेचर की जो एरर्स थे उसको मैंने रेक्टिफाई करा और जब रेक्टिफाई किया तो पिछले साल जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में कम ज्यादा गया, कम ज्यादा गया। अब कम ज्यादा जो भी गया तो उसको मैंने भी रेक्टिफाई किया, तो इसीलिए पीएनएल एडजस्टमेंट में जो आपका बैलेंस बचता है वो वही अमाउंट रहता है जो पिछले साल आपने कम ज्यादा अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करे थे, तो वही ये अमाउंट पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर रहता है। इसीलिए इस अमाउंट को मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ इस साल, कि जो कि पिछले साल कम ज्यादा गया था वो इस साल क्या हो, प्रॉपर हो जाए। इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को भी आप कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इस साल कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो ये हमने देखी हम उसको कब रेक्टिफाई करें, कैसे रेक्टिफाई करें, अभी तक वो मैंने आपसे कहा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उसको कब रेक्टिफाई करूं उसके बारे में बात करें, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब मैं आता हूं स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, किस तरीके से रेक्टिफाई करा जाता है। देखो कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, अकाउंट इतना बेहतरीन एक सब्जेक्ट है, इसीलिए क्योंकि मेरे को इसलिए सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं करना है, कोई प्रोविजंस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, बस आपको कंसेप्ट समझना और इसको हमेशा कंसेप्ट से ही समझना। अगर आपको
लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, बहुत आगे तक के अगर आपको जाना है, तो आपने चीज़ों को रटना है। अकाउंट्स में कभी कोई चीज़ को याद नहीं करना, उस चीज़ को अच्छे से समझना। जब आप चीज़ों को समझने लगोगे, शुरुआत में हो सकता है कि आपको तकलीफ जाए। क्यों तकलीफ जाए? क्योंकि जब आप उसको जब आपको समझने की उसको कोशिश करते हो, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ जाती है। आप रट लो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन रटने में आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। तो शुरुआत में हो सकता है जब आप कोई चीज़ को समझने की कोशिश करते हो तो तकलीफ जाए, बट मेरी मानना, इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं जिन चीज़ों को कभी रटा नहीं, मैं चीज़ों को सोचता था और सच में मुझे तकलीफ होती थी, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। मेरी कहानी तो अलग है कि मैं किस तरीके से अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ। कभी फिर कभी बोलूँगा, अभी रिविजन बैच इतना नहीं कह सकता। तो वो एक चीज़ होती है आपका कि आप, मैंने कभी रटा नहीं, उस चीज़ों को समझते गए। समझने में मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन बिलीव मी, इस सब्जेक्ट में कब मुझे कमांड आया, मुझे पता ही नहीं चला कि इस सब्जेक्ट में मेरा कमांड कब आया। मैंने ना कभी अपने स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट को रटाया हूँ, ना कभी रटने बोला हूँ, ना कभी मैंने उनको रटाया हूँ। हमेशा उनको लॉजिक और कंसेप्ट से बात किया ताकि उनको इस सब्जेक्ट में ग्रिप आए। जब भी ग्रिप आती तो इंटरमीडिएट में जब अभी पढ़ा तो बच्चों को आसानी से स्मूथली वो चीज़ें करते। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्या है, बहुत स्ट्रांग है। आपने याद ही नहीं करना। जब आप इस सब्जेक्ट को याद करने जाते हो तो आपने समझ जाना कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। इस सब्जेक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते जब 11th-12th में रहते। अगर हमने, आई डोंट नो आपने किए, इन जनरल कह रहा हूँ, तो जनरली बच्चे जब 11th-12th में रहते चीज़ों को याद करते और याद करके बहुत अच्छे नंबर लाते भी, 90, 95, 97, ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में लाते। और उनको लगता है, बहुत प्राउड फील करते कि देखो मेरे अकाउंट्स में इतने लाए। बट बिलीव मी, बुरा मत मानना, वो जो नंबर आपने लाया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बुरा मत मानना प्लीज, मेरे भी अकाउंट्स में बहुत अच्छे आए थे 11th-12th में, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने याद करके आया। आपने जो याद करे, चीज़ों को याद करे, जब आपने चीज़ों को याद करके आपने मार्क्स लेकर आए, 11th-12th में चल गया, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। वो नंबर कोई काम के नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं समझा। आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझो। और ना ही मैंने कभी रटा चीज़ों को, ना मैं स्टूडेंट को कभी सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ें रटना। रट के हम लोग आंसर्स ला लेते, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो चलता नहीं है। जब आप चीज़ों को समझोगे और करोगे, बिलीव मी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ता है। जब आप इंटर पे जाते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, लिंक कर पाते हो चीज़ों को। अगर आपने चीज़ें रटे हो तो वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी। फाउंडेशन में शायद थोड़ी मदद कर दे रटने पे, पास हो जाओ। इंटर में और तकलीफ जाएंगी, फिर 2 4 5 अटेम्प्ट लगते, वहां पर भी निकल गए कैसे तैसे, तो फाइनल में तकलीफ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा बेसिक, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बेसिक हमेशा आपका, थोड़ी सी तबीयत वो है, इट्स ओके। तो बेसिक आपका हमेशा बहुत स्ट्रांग रहेगा। बेसिक स्ट्रांग कैसे होंगे? जब वो चीज़ों का आप क्या करोगे, समझोगे और रटोगे, तो फिर वो नहीं होगा। ओके, अब मैं आता हूँ आपका नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। किस तरीके से रेक्टिफाई करें? देखो, जब भी हम कोई क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे आज, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 3 चीजों में अपन देखेंगे। पहली चीज है, कोई भी आपको एरर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एरर है, ये गलती है, तो उसमें 3 चीज करना है। पहले कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। करेक्ट एंट्री का मतलब ये ट्रीटमेंट देना था। व्हाट डू मीन बाय करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री का मतलब होता है ये ट्रीटमेंट देना था। रॉन्ग एंट्री, ये इफेक्ट गिवन, उन्होंने क्या करे, तो ये ट्रीटमेंट दिए है। तो फर्क है, ये ट्रीटमेंट देना था, मैंने क्या कहा आपसे, ये मैंने कहा आपसे ये ट्रीटमेंट देना था, और ये ट्रीटमेंट दिए, फर्क है। ये ट्रीटमेंट देना था, मैंने क्या कहा, ये ट्रीटमेंट देना था, ये ट्रीटमेंट दिए। अब ये गलती को सुधारे। रेक्टिफाइड एंट्री का मतलब था, मैं आपको सिखाओ तो अभी कैसे कंपेयर करते। जब ए वाली एंट्री, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को आप कंपेयर करते और उसके बेसिस पे आप एक रेक्टिफाइड, कैसे होती है रेक्टिफाइड एंट्री, मैं बताता हूं आपको। ये गलती को सुधारे, तो आपने तीनों में फर्क समझो। ये सही ऐसा लिखना था, आपने गलत ऐसा लिख दिए, तो अब मैं उसको सुधारने की, तो ये सही एंट्री, ये गलत एंट्री और ये सुधारने वाली एंट्री। तो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में जो आपको करना होता है ना, एग्जामिनेशन में जब वो आपसे पूछता है बच्चों, तो एग्जामिनेशन में आपसे वो ये पूछता है, क्या पूछता है, रेक्टिफाइड एंट्री एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है। आपको कोई ये और ये एंट्री नहीं पास कर, लेकिन करना होता है, करेक्ट और रॉन्ग एंट्री नहीं कर रहा है, लेकिन ये रेक्टिफाइड एंट्री को अगर पास कर, तो रेक्टिफाइड एंट्री को पास करने के लिए जरूरी होता है कि हम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री क्या है, उसी के बेसिस पे करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री
करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री क्या है वो हम कंपेयर करके ही रेक्टिफाइड एंट्री कर पाते। तो इवन दो एक एग्जामिनेशन में 2 एंट्री पूछा नहीं रहता तो आप रफली कहीं लिख लेना, अपने पेपर में आपके जो आंसर शीट रहती उसमें आखिरी में आपने रफ करके लिख देना, वहां पे इसको रफली आपने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पूछा, आप सोल्यूशन में सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री ही लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे किस तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री को पास करा जाता है उस चीज को हम अच्छे से समझते। देखो एक चीज हो सकता है आपका, इफ अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, अब अच्छे से समझना, आपने अकाउंट को डेबिट नहीं करे, मतलब डेबिट करना था और आपने नहीं करे, और लेस डेबिटेड, या जितने से करना था उतने से नहीं करे। तो मैं कहता हूं 10,000 से डेबिट करना था, 10,000 से डेबिट करना था, मैंने डेबिट करा ही नहीं। मैंने कहा 10,000 से डेबिट करना था, मैंने डेबिट करा ही नहीं। और यहाँ पे लेस डेबिटेड का मतलब होता है कि 10,000 से डेबिट करना था, एग्जाम्पल मैंने 6,000 से डेबिट करा, तो आपने जितने से करना था उतने से डेबिट नहीं करे, ये डेबिट करे ही नहीं, तो नॉट डेबिटेड। और जितने से करना था उतने से नहीं करे आपने, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट करेंगे। ओके, मैं आपको सिखाऊंगा रॉन्ग एंट्री में आप देखते हैं कि अरे डेबिट करना था नहीं करे, अच्छा तो फिर डेबिट करना पड़ेगा। कम डेबिट कर, तो जितने से कम करो उतने से क्या करो, डेबिट। उसी तरह आपने सेकंड पॉइंट देखो, इफ अकाउंट इज नॉट, आपने क्रेडिट नहीं करे और लेस क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ही नहीं करे और जितने से करना था उतने से क्रेडिट नहीं करे, तो फिर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपने नहीं क्रेडिट करे तो पूरे अमाउंट से क्रेडिट करोगे, या जितने से क्रेडिट नहीं करे उस अमाउंट से फिर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किए तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट नहीं किए तो डेबिट करना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि आपने रॉन्गली डेबिटेड, डेबिट नहीं करना था और आपने डेबिट कर दिए, या मोर डेबिटेड, या जितने अमाउंट से डेबिट करना उससे ज्यादा से आपने डेबिट कर दी, उससे ज्यादा से आपने क्या करे, डेबिट कर दिए। तो एक चीज हो सकता है आपको रॉन्गली डेबिटेड, एक होता है आपका रॉन्गली डेबिटेड, और दूसरा क्या होता है मोर डेबिटेड। रॉन्गली डेबिटेड का मतलब होता है कि आपने उतने से डेबिट नहीं करना था, सॉरी रॉन्गली डेबिटेड का मतलब है आपको उतना, आपको उसको डेबिट नहीं करना था और आपने डेबिट कर दिए। और आपका एक होता है मोर डेबिटेड, मोर डेबिट में उतने से डेबिट नहीं करना था, आपने ज्यादा से डेबिट कर दी, तो आपको डेबिट आपने कर दी जो कि करना नहीं चाहिए था, तो मुझे कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट नहीं करना था और आपने क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिट नहीं करना था और आपने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, तो रॉन्गली क्रेडिटेड करना नहीं था और हमने क्या करे, उसको क्रेडिट कर दिए। उसी तरह मोर क्रेडिट, मोर क्रेडिट का मतलब होता है हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दी, क्या कहा मैंने आपको, हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दी। और आपने जब ज्यादा से क्रेडिट यहाँ पे कर दी और आपने ये रॉन्गली क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दी जो कि नहीं करना चाहिए था, तो कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। अब इस चीज का समझेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री आप किस तरीके से पास करेंगे, पहले आप देखना रॉन्ग एंट्री को, और आपने देखना करेक्ट और रॉन्ग को कंपेयर करो। आपने देखे रॉन्ग एंट्री में, आपने देखे कि आपने नॉट डेबिटेड, डेबिट करना था नहीं करे तो उसको डेबिट करो। फिर आपने देखे क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं करे तो क्रेडिट कर दो। आपने ज्यादा डेबिट कर दिए, ये गलती से डेबिट कर दी तो कैंसिल करने उसको क्रेडिट करो। या आपने ज्यादा क्रेडिट कर दी, ये गलती से क्रेडिट कर दी तो कैंसिल करने उसको क्या करो, डेबिट करो। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना रेक्टिफाइड एंट्री पास करते वक्त, इस तरीके मैं अभी आपको सिखाऊंगा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस एग्जामिनेशन के, मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। ओके, अब एक और चीज हम आते पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सब्सिडियरी बुक। जैसे मैंने आपसे जब आपको बता रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बात करता, जब मैंने कहा था सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड मैं आपसे कुछ अभी बात करूंगा, तो वही सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बहुत गौर से मेरी बात सुनते जाना, और ये मैं आपसे मतलब बार बार चीजें मैं आपसे कहता हूँ, इस चीजों का भी ख्याल रखना बेटा कि आप जो भी अभी फेस से जा रहे हो, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एग्जामिनेशन आ रही है, आप पे प्रेशर है, मगर एग्जामिनेशन आ रही है, प्रेशर है, जो आपके बहुत ही क्लोज है उन लोगों से आपने बात करना। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे क्लोज आपके आपके पेरेंट्स होना चाहिए, तो उन लोगों से बात करें आपने, ये आपके भाई या बहन जो भी है उनसे आपने बात करें, लेकिन अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं, आपने फोकस रहना चाहिए और अपनी तकलीफों को ज्यादा शोर नहीं मचाना कभी। हर कोई की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, अपनी गलतियों को क्या करना है, कभी भी शोर नहीं मचाना, लोगों को बताना नहीं, लोगों को बताना नहीं कि आप टूटे हुए हो, आप गिरे हुए हो, है ना, अभी आप अभी टूटे हुए हो, लोगों को बताना नहीं, आप अंदर से टूटे हुए हो, ये ज्यादा लोगों को बताना नहीं। एकदम ही क्लोज है, पेरेंट्स से बात कर ली, बहन या भाई से आपने बात कर ली, सिबलिंग से बात करे, दैट्स ओके, लेकिन ज्यादा लोग को नहीं बताना कि आप अंदर से टूटे हुए, क्योंकि लोग तो ऐसे बेटा टूटी हुई इमारत की ईंटें भी उठा ले जाते। तो अपने प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को बोलना नहीं, आपको इतना मैच्योर आपको बनना पड़ेगा कि आप उसको फेस करो, उन चैलेंजेस को, और एक्सेप्ट करो और मेहनत करते जाओ। देखो लाइफ में कैसे कैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। अब हम आते हैं एक पॉइंट पे कि एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है,
पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सब्सिडरी बुक। तो क्या कुछ पॉइंट किससे रिलेटेड है? सब्सिडरी बुक से। वैसे तो सब्सिडरी बुक आपकी जो होती है कौन कौन सी बुक होती है? आपकी सेल्स बुक होती है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ये तो वैसे मैंने इसको डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी। अभी बिल्स आपका जो एक और इसके अलावा भी जो दो बनती है आपकी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, तो वो उसके ऊपर है। तो आप जो मतलब जो बिजनेसमैन है वो ओनर चाहे तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक भी बना सकता है। बिल्स रिसीवेबल वो रेगुलर बैच में भी हमने इस पे भी क्वेश्चंस किए थे कि बिल्स रिसीवेबल बुक में आप सारे जो बिल्स रिसीवेबल है वो उसमें लिखते, बिल्स पेबल में सारे बिल्स पेबल लिखते। ओके, एनीवेज ये अलग अलग तरह की बुक है। अब इसको कुछ चीजें आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से लिखा है उसको उस पर इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, उस पर बहुत ध्यान से आपने समझना। एक मैं आपको समझाता हूँ, सेल्स बुक आपको बाकी समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जब सेल्स बुक में क्या होता है कि आपने जैसे तीन पार्टी है, एक्स के सामने 10,000 लिखा है, वाई के सामने 5,000, जेड के सामने 15, तो कितना हो गया? 15, ये 10, 5, 15 और 15 30, तो ये टोटल हो गया 30,000 रुपए। तो ये सेल्स हो गया। अब दो तरह की गलती हो सकती है मुझसे। कौन सी दो तरह की गलती हो सकती है इसको समझना। एक गलती हो सकती है कि मैंने एंटर्ड गलत किया। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने सेल्स बुक में या कोई भी बुक हो, मैं सेल्स बुक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने यहां पे लिखते वक्त गलती करा। तो मेरी गलती कब हुई? एंटर्ड करते वक्त, यहां पे लिखते वक्त, वो सब्सिडियरी बुक में लिखते वक्त मुझसे गलती हुई। और एक गलती जो हमारी होती है दूसरी, वो गलती होती है हमारी टोटलिंग में। तो सब्सिडियरी बुक में मैंने टोटल करते वक्त गलत किया। तो दो अलग अलग तरह की गलती है। एक मैंने एंटर्ड करते वक्त गलत किया, और ये एंटर्ड करते वक्त या दूसरी गलती टोटल करते वक्त गलत किया। अब इस चीज को समझना कि क्वेश्चन में कैसा लिखा है। आपने एरर की सब्सिडियरी बुक में, एंटर्ड करते वक्त गलत किए कि टोटल करते वक्त गलत किए, उससे मीनिंग बदल जाता। अब आप समझना। अब पहले इस पे एंटर्ड और टोटल पे आता हूं, लेकिन मैं उसके पहले इस चीज को समझना आपने अच्छे से कि जैसे जो आप होता क्या रियल लाइफ पे, कि जैसे आपने सेल्स बुक बनाए, तो जैसे ही लिखी सेल्स बुक में आपने एक्स के सामने आपने लिखे 10,000, तो हम ये अमाउंट उठा के ना एक्स अकाउंट को डेबिट कर देते, क्योंकि एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने एक्स अकाउंट को डेबिट कर दी लेजर में। जैसे ही मैंने एंटर्ड किया वाई के सामने 5,000, तो उस फिगर को उठा के मैं वाई अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। जैसे ही जेड के सामने मैंने 15,000 रुपए लिखा, तो मैं क्या करता हूँ? जेड अकाउंट को जाके मैं क्या करता हूँ? डेबिट कर देता हूँ। तो अगर मैंने एंटर्ड की बात करते हैं, पहले एंटर्ड करते हुए गलत किया, उसने बोला एंटर्ड करते वक्त गलती की है, मतलब आपने बच्चों यहां पे पार्टी में भी गलत किया, क्योंकि आपने एंटर्ड गलत किया, यहीं से वो अमाउंट उठा के फिर लेजर में आप पोस्टिंग करते हो। तो आपने सब्सिडियरी बुक में ही ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में एंटर्ड गलत किए, यहाँ पे गलत किए, तो ये पर्टिकुलर पार्टी अकाउंट जो है उन पार्टी अकाउंट में XYZ उन पार्टी अकाउंट में भी गलत गया। यहाँ गलती एंटर्ड करते वक्त गलती, तो आपने पार्टी अकाउंट में भी गलत करे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ पे गलत करे, एंटर्ड गलत करे, तो टोटल भी गलत आएगा। तो टोटल गलत किया, तो ये जो टोटल होती है ना, वो पर्टिकुलर आपका बुक के अकाउंट में जाता है। जैसे सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट बनाया आपने, तो यहां पर अगर टोटल गलत हुई, तो ये आपका जो सेल जो टोटल आपकी जो गलत हुई, टोटल जो आपकी गलत हुई, वो आपके सेल्स अकाउंट में भी क्या हुआ? गलत गया। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना आपने। अब मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपकी एंटर्ड करते हुए गलती हुई, तो दोनों जगह इफेक्ट गलत गए। कैसे दोनों जगह इफेक्ट गलत गए? क्योंकि आपने एंटर्ड यहाँ पे गलत करे बेटा, तो एंटर्ड आपने यहाँ पे गलत करे, तो अगर यहाँ से ही अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट फिर लेजर में जाता है, तो यहाँ पर आपने गलत करे तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में आपका गलत गया। उसी तरह मैं कहता हूं फिर आपने यहाँ पे एंटर्ड करते हुए गलत किया, तो ऑब्वियसली टोटल भी गलत है, टोटल गलत गया तो यहाँ पर भी गलत गया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में मतलब एंटर्ड गलत हुआ, तो आपको सेल्स अकाउंट में भी गलत गया, जो भी बुक है उसका जो अकाउंट बना आपने लेजर वाले से उसमें भी गलत गया, और जो रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट है उसमें भी गलत गया, अगर एंटर्ड करते हुए गलती हुई। लेकिन बोलता है एंटर्ड बराबर करे, टोटलिंग में कास्टिंग एरर हो गया, तो एंटर्ड बराबर करे, मैंने क्या कहा आपसे? एंटर्ड बराबर करे, लेकिन टोटल करते वक्त गलत हो गया। तो एंटर्ड बराबर करे, आपने क्या करे? आपने यहाँ पे एंटर्ड क्या करे? आपने बराबर करे, लेकिन टोटलिंग में गलती हो गई। एंटर्ड बराबर करे, तो एंटर अगर बराबर करे तो पार्टी में बराबर गया, लेकिन टोटलिंग करते वक्त गलती होगी, तो आपकी सबसे ये जो आपने अकाउंट बना इसमें सेल्स अकाउंट में सिर्फ गलत हुआ। तो दो चीज है, स्क्रीन पे देखो, अगर उसने बोला रॉन्गली एंटर्ड, यहाँ देखो अच्छे से स्क्रीन पे, रॉन्गली एंटर्ड बोला, तो वो दोनों को अफेक्ट करेगा। पार्ट जैसे सेल्स है हमारे इसमें, तो पार्टी अकाउंट में भी गलत गया और सेल्स अकाउंट में भी गलत गया। नहीं, उसने बोला रॉन्गली टोटल, ये कास्टिंग एरर बोला, टोटल में गलती है, रॉन्ग रॉन्ग टोटल है, रॉन्ग टोटल, ओके नॉट रॉन्गली टोटल, रॉन्ग टोटल। तो रॉन्ग टोटल अगर आपकी हुई है, तो यहां पर क्या हुआ आपको कि रॉन्ग टोटल अगर, तो विल अफेक्ट ओनली सेल्स अकाउंट, वो क्या करेगा? सेल्स अकाउंट को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एंटर्ड तो बराबर गया, तो पार्टीज में बराबर गया, पार्टीज में क्या हुआ? बराबर गया। ओके,
तो पार्टीज में आपका बराबर गया, तो यहाँ पे पार्टीज में बराबर गया, मगर आपने टोटल में गलती करे यहाँ पे, तो एंटर टोटल में गलती हुई, तो फिर आपका यहाँ पे सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलत हुआ। तो इस चीज को मैं बोला एंटर्ड गलत हुआ तो आपका पार्टी में भी गलत, सेल्स अकाउंट में भी गलत। अगर टोटल गलती हुई तो सिर्फ आपका सेल्स अकाउंट में गलत। इस चीज को ख्याल रखना। हम इस तरीके से, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना, हम इस तरीके से हमेशा क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट ऐसा ही करेंगे। क्वेश्चन में उसने बोला एंटर्ड गलत और सब्सिडियरी बुक नॉट इन अकाउंट, याद रखना सब्सिडियरी बुक बोलना चाहिए। तो सब्सिडियरी बुक में अगर एंटर्ड गलत हुआ तो वो पार्टी में भी गलत गया और रिस्पेक्टिव अकाउंट सेल्स अकाउंट, जैसे यहाँ पे सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट में गलत गया। लेकिन सब्सिडियरी बुक में टोटल में गलत हुआ, अगर टोटल में यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे टोटल में अगर आपकी गलत होता है तो फिर आपका सेल्स अकाउंट में गलत गया, पार्टी में बराबर। क्यों? क्योंकि एंटर्ड तो बराबर की, तो रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट में जो एंटर करते वही जाता है। एंटर तो बराबर की, तो रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट में वही जाता है, तो रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट में फिर सही का है। अगर टोटलिंग में गलती करे, अगर टोटलिंग में गलती करे आपने तो फिर आपका सेल्स अकाउंट में गलत हुआ है। तो फिर से कह रहा हूं आपको कि मैं ऐसा ही मानूंगा हमेशा, एंटर्ड गलत बोला सब्सिडियरी बुक में तो पार्टी में भी गलत गया, सेल्स अकाउंट में भी गलत गया। अगर ऐसा बोला टोटल सब्सिडियरी बुक की टोटल में गलती हुई तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलत गया। हमेशा मैं ऐसा ही मानूंगा, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। कभी कभी कहता भी है कि एग्जाम्पल एंटर्ड उसने गलत किया तो पार्टी में गलत गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो सेल्स अकाउंट में बराबर लिख दिया था जाके। हम तो ऐसे ही मानते हैं एंटर्ड गलत किया तो पार्टी में भी गलत, सेल्स अकाउंट में भी गलत हुआ। हम ऐसे ही मानेंगे अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि नहीं 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 नहीं, एंटर्ड गलत किया लेकिन वो सेल्स अकाउंट में बराबर लेके गया था, तो फिर अपन वैसा मान लेंगे जैसा उसने बोला। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करना है कि एंटर्ड गलत किया तो पार्टी में भी गलत, सेल्स में भी गलत, और आपने टोटल में गलत तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलत, ऐसा ही इंटरप्रेट करें अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ और बोलता है तो बात अलग है, मगर हमेशा ऐसा ही इंटरप्रेट करना है। अगर कुछ और बात बोला तो फिर उसकी बात मान लेंगे, अदरवाइज जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसा ही इंटरप्रेट करना आपको हमेशा रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने क्या करे, सारा का सारा हम लोगों ने क्या करे यहाँ पे डिस्कशन करे। किस चीज का डिस्कशन करे हम लोगों ने यहाँ पे, रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डिस्कशन यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है। अब प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम वहाँ पे 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते। मेहनत बहुत जोरों से करना, जम के मेहनत करो और पीछे मत हटना। कुछ वक्त की बात है, बस ये फाउंडेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा, फिर इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। बहुत इंटरमीडिएट तो बहुत मजा आएगा। इंटरमीडिएट में मैं लाइव बैच लेता हूँ अभी, तो अभी जब ये लेक्चर अभी जब यहाँ पे रिकॉर्ड करो, जैसे अभी कुछ फिर आधे 1 घंटे बाद मेरी इंटर की बैच है, तो बहुत मजा आता है। लाइव बैच रहते वहाँ पे इंटरेक्ट भी होते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन भी होता है, वो अपने डाउट्स भी लाइव वहाँ पे लिखते हैं, बहुत मजा भी आता है वहाँ पे। मैं आप भी इंटर में आओगे, जब मैच्योर हो जाते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में भी और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कब मज़ा आएगा वहाँ पे, जब अच्छे से आप फाउंडेशन का बेस तैयार करके जाओगे, जब आपको वहाँ पे इंटर पे मज़ा आएगा। और मैं तो बोलता हूँ लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिस तरह अभी हो ना, लेकिन कभी किसी का अगर कोई अटेम्प्ट रह जाता है तो इसका मतलब अच्छा हो गया रह गया। क्यों? क्योंकि उस लायक थे नहीं कि इंटर में, और इंटर में आ जाते तो फिर वहां पे तकलीफ होती। तो सीए इंटर में आओ तो उसके पहले अपन फाउंडेशन अपना क्या रहे, बहुत अच्छे से तैयार रहे, पूरे अच्छे तरीके से क्या रहे, तैयार रहे। अकाउंट्स के बेसिक सारे पता है, तो जब फाउंडेशन भी क्लियर कर लेंगे और इंटर में भी जब अपने को क्या होगा, मजा आएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे। अब जैसे कि यहाँ पे जून 22 में ये 2 मार्क्स का सिर्फ आया था, ट्रू और फॉल्स आया था, ठीक है। आप देखो ट्रू और फॉल्स के कुछ भी शोर मचाने की जरूरत नहीं होती कि ट्रू और फॉल्स इतना शोर मचाते बच्चे। आप कंसेप्ट तो समझो, वो ट्रू और फॉल्स आराम से होते जाते, कुछ भी नहीं रहता उसमें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे कहते हैं स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो वो कहता है इफ एरर्स आर डिटेक्टेड after preparing trial balance then all the error are rectified through suspense account. The answer is false. क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो आपने ट्रायल बैलेंस के बाद एरर को रेक्टिफाई करे तो सारे के सारे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाइड होते। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, मैंने ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाइड होते, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ। वो कौन से एरर होते कि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने सेम लिखे, आपने एरर क्यों, हो सकता है गलत अकाउंट में लिख दिया आपने, मगर आपने गलती की हो, लेकिन डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे हो, तो आपका उसकी वजह से मिसमैच हुआ ही नहीं। मिसमैच नहीं तो सस्पेंस अकाउंट उसकी वजह से क्रिएट हुआ ही नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट में जब भी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाइड होता है जब आपने जो गलती करी उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है। तो ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं, सारे की सारी गलतियां सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाइड होगी। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। एक सेकेंड रुकना, मैं पेपर्स, ओके, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके।
ओके चलिए अब ध्यान देंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे हमसे कहता है, वो कहा गया, ये देखो ये कहता है हमसे, इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड टू सस्पेंशन, द आंसर इज फॉल्स। तो आप यहाँ पे 6 का देखेंगे, यहाँ पे देखो फॉल्स। If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are not rectified through suspense account. There may be error of principal, error of omission, which can be rectified without opening suspense account. मैंने आपको बताया था, जिनके आपका डेबिट का क्रेडिट का अमाउंट सेम रहता, गलती है सेम रहता, तो उसके वो आप रेक्टिफाइड करते बिना सस्पेंस अकाउंट को हिट करे यहाँ पे, ठीक है। तो वो इसको जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसमें अग्री लिखा था, जो अग्री वाले पॉइंट है उसमें विदाउट सस्पेंस अकाउंट आप ओपन करे, आप उसको रेक्टिफाइड कर देते। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमसे दिसंबर 2021 का है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है आपसे, पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये गलतियां हुई बेटा, अब ध्यान से आप सुनेंगे, आप इसको रेक्टिफाई करना है। तो ए वाला पॉइंट आपसे कहता है, क्या कहता है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये आपको पता है कि कोई भी फिक्स एसेट को बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है, उसमें जो भी आप करते हो तो उसको फिक्स एसेट की कॉस्ट में आप ऐड करते हो। यहाँ पे वेजेस आपने फिक्स एसेट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ, तो उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था आपने, तो उसने उसको वेजेस अकाउंट में कर दिया। सो करेक्ट एंट्री इसकी होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। मैंने क्या एंट्री पास कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ये होगी रॉन्ग एंट्री। तो रेक्टिफाइड, तो ये करेक्ट एंट्री पहली, दूसरी वाली रॉन्ग एंट्री, तीसरी वाली में रेक्टिफाइड एंट्री, जो आपका क्वेश्चन में पूछता है। बिल्डिंग को डेबिट करता, क्या बिल्डिंग को डेबिट करे, नहीं। पहले वाली करेक्ट एंट्री, बिल्डिंग को डेबिट करता, क्या बिल्डिंग को डेबिट करे, रॉन्ग, नॉट डेबिटेड, तो डेबिट करो। तो मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग को क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। तो मैंने कहा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब वो आपसे कहता है यहाँ पे सेकंड कि मैंने वेजेस को डेबिट क्या करना चाहिए था, नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करो। तो टू वेजेस अकाउंट, तो 2020 कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट करे, तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। वैसे तो सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री हमको पास करना होता है, लेकिन रफ में आप करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास कर लेना, ताकि आपको रेक्टिफाइड एंट्री आप सही पास करें। उसके बाद आपको कहता है नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे नेक्स्ट वो कहता है आपसे कि a credit sale of goods ₹1,200 to रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अब देखो क्रेडिट सेल, आपने रमेश को कोई क्रेडिट सेल करे, तो आपने इसकी करेक्ट एंट्री क्या, यहाँ पे लिखता हूं, करेक्ट एंट्री दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल करे आपने, एक सेकेंड, ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ओके, यस, ओके, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। तो आपने क्या करे, यहाँ पे आपने क्रेडिट सेल करते, इसकी एंट्री ये पास होना था, आपकी यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैं कौन से, सॉरी ये वाला यहाँ पे, ठीक है, एंट्री पास होना था आपकी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास होना था आपकी, कितनी से एंट्री पास होना था आपकी, 1200 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1200, ये करेक्ट एंट्री थी। रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री हमने पास थ्रू द परचेज बुक, आपने गलती से परचेज बुक में लिख दी, बुक में गलत तो पार्टी में भी गलत, आपने एंट्री पास ऐसी कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट 1200 टू परचेज अकाउंट डेबिट 1200 टू आपका रमेश अकाउंट 1200। सर आप बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, आपने परचेज बुक में लिखे, एक्चुअल में सेल्स बुक में आना चाहिए था, तो परचेज बुक में गलत, तो पार्टी बुक में गलत, पार्टी में, तो परचेज में आपने परचेज बुक में लिखी, तो परचेज को डेबिट और पार्टी को क्या कर दी, क्रेडिट, क्योंकि बुक में गलत लिखी, बुक में गलत तो पार्टी में। अब रेक्टिफाइड एंट्री बड़े ध्यान से आपने इसकी बनाई, क्या हम लोग बनाएंगे, रमेश को डेबिट करना था, क्या रमेश को डेबिट करे, नहीं, तो रमेश को डेबिट करना पड़ेगा, तो रमेश को डेबिट कर, इधर कॉलम में लिखता हूं मैं 1200, ठीक है। मुझे यहाँ पे रमेश को डेबिट करा नहीं। अब यहाँ पे मुझको कहता है कि यहाँ पे सेकंड में कहता है कि सेल्स को क्या मुझे क्रेडिट करना था, हाँ सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या मैंने सेल्स को क्रेडिट करा, नहीं करा, तो मुझे सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये सेल्स को क्रेडिट करा मैंने 1200 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को डेबिट करना था, नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो परचेज को मैंने यहाँ पे क्रेडिट करा बच्चों।
अब ये यहाँ पे कहते हैं कि रमेश को इसने क्रेडिट कर दिया, तो क्या रमेश को क्रेडिट करना था क्या? मैंने क्या कहा, रमेश को उसने क्रेडिट कर दिया, क्या रमेश को उसने क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था, रॉन्गली क्रेडिट, तो कैंसिल करने उसको डेबिट करना पड़ेगा 1200, तो 1200 24 हो गए। यहाँ पे एक्चुअल में रमेश को 2 बार 1200 क्यों डेबिट करे, क्योंकि उसने 2 गलती कर दी। क्या? मैंने उसको बोला डेबिट कर, वो बोले नहीं करता, मगर वो वहां पे रुका नहीं। मैंने उसको बोला डेबिट कर, तो उसने वहां पे डेबिट नहीं करा, लेकिन वो वहां पे रुका नहीं, उसने क्या करा, उसको डेबिट तो करा नहीं, उसने क्या करा, डेबिट तो करा नहीं, बल्कि उसने एक गलती किया कि डेबिट नहीं किया, और दूसरी गलती ये करा कि रमेश को क्रेडिट कर दिया, ये दूसरी गलती होगी। तो इसलिए यहाँ पे 1200 जो होता है, एक उसलिए डेबिट करे कि नॉट डेबिटेड, दूसरा जो 1200 ऐड किया दैट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, उसको कैंसिल करने डेबिट किया, इसलिए उसको डेबिट वहां पे हुआ 1200। ओके, थर्ड हमसे यहाँ पे कहता है an amount of rupees 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand। अब पुराना कोई बैड डेप था, वो हमको रिकवर्ड हुआ, तो बैड डेप की एंट्री एक्चुअल में उन्हें करेक्ट एंट्री ये पास करना था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिकवर्ड अकाउंट। डोंट टेल मी महेश चंद अकाउंट, महेश चंद अकाउंट क्यों करेंगे, वो तो आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिए थे जब उसने बैड डेप आपने मान दिए थे, तो महेश चंद अकाउंट हमारी बुक्स में क्लोज हो गया। वो बैड डेप रिकवर्ड, तो बैड डेप को आपने पहले एक्सपेंस लॉस माने थे, तो अब उसको इनकम मानना पड़ेगा अपने को, रिकवर्ड हुआ था, एंड करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिकवर्ड। लेकिन वो बोलता है गलती से उन्होंने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट, महेश चंद अकाउंट। अब क्या होगा, कैश को डेबिट करना था और कैश को डेबिट करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैड डेप रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, क्या बैड डेप रिकवर्ड को क्रेडिट करे कि नहीं, तो नॉट क्रेडिटेड, तो हम बैड डेप रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। महेश चंद को क्रेडिट कर दिए, महेश चंद को क्रेडिट कर दिया उसने, तो उसको क्या करना था, नहीं, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होती है हमेशा कैसे बनती है, रेक्टिफाइड एंट्री जब आप पास करते, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना, किस चीज को अपने दिमाग में रखना, रेक्टिफाइड एंट्री जब आप पास करते, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, उसको कंपेयर करके ही अपने को बनाना होता है। उसके बाद फोर्थ इस पे आता हूं मैं, फोर्थ वाले पॉइंट में आपसे कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 एंड सेल्स प्राइस ₹6000, सेल प्राइस बीइंग ₹6000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वेयर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। पहली चीज, जब आप कस्टमर को फ्री सैंपल पे बांटते तो आप उनको बेचते नहीं, तो सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता, वो कॉस्ट फ्री में बांटे। आपने देखो कि मॉल में जाते वहां पे फ्री में कुछ गुड्स देता, अपन उसको टेस्ट वेस्ट भी करते, बोलते नहीं पसंद आया चले जाते, तो वो फ्री सैंपल पे बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट के लिए बांटता है, तो इसकी एंट्री पास होती है, उसने एंट्री पास नहीं किया, तो करेक्ट एंट्री इसने होना चाहिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस बाय नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, और यू कैन से द सेल्स प्रमोशन अकाउंट और द फ्री सैंपल अकाउंट व्हाटएवर, आप उसको डेबिट करोगे टू परचेज अकाउंट। वाई टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो परचेज आपने करे थे अपनी दुकान में, जो गुड्स परचेज करते, वो परचेज अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो परचेज क्या हो रहा है, कम हुआ, तो वो आपने बेचे तो नहीं ना, टू सेल्स नहीं कर सकते, परचेज को क्या करेंगे, कम, क्योंकि जो परचेज हमारे दुकान में रखा था वो गुड्स क्या हो, कम, तो आपने रॉन्ग एंट्री करे ही नहीं, तो जो करेक्ट है फिर वही रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएंगी। देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, और यू कैन से फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री यही थी, तो आपने पास करे, ये करेक्ट एंट्री पास करना था, रेक्टिफाइड उन्होंने रॉन्ग इसको पास करे ही नहीं, तो जो करेक्ट थी वही क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री आपकी हो गई। उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे इसमें goods worth ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न बाय ग्रीन, किसी ने हमको रिटर्न किया, तो हमने सेल्स करेंगे तो एंट्री पास करेंगे ग्रीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब उसने वापस किया तो रिवर्स एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन अकाउंट 1500, सिंपल, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पर हमारा ये कौन सा अटेम्प्ट में आया था, December 21। अब हम आते हैं यहाँ पे जुलाई 21 के क्वेश्चन में। मिस्टर रतन वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोड ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। तो लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई और जो डिफरेंस आया उन्होंने क्या करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेके, मैं इस पर बाद में करूंगा, इसको भी इग्नोर करना। ऑफ दैट ईयर नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड, अब नेक्स्ट ईयर वाला केस है, तो जो भी नॉमिनल नेचर के अमाउंट है, अब नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाइड करते हो, जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है उसको आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना उसकी जगह। क्यों, क्योंकि पिछले साल आपने इस पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए और इस साल के नॉमिनल अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट फिर गलत आ जाएगा, तो इस साल हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके,
अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टेड अकाउंटेंट, वो एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द एरर फॉलोइंग मिस्टेक। अब ए से लेके आपके एज तक है, अब एक एक पढ़ेंगे और रेक्टिफाइड एंट्री पास करते जाएंगे। पहला क्या था हमसे, वो परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹30,000, मिस्टर रतन चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। अब समझना, तो दो अलग चीज है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कंबाइन एंट्री यहाँ पे पास करी होगी, लेकिन दो अलग चीज है। मैं इसको एक नेट इफेक्ट बता दो, वैसी एंट्री हमने क्या करे, यहाँ पे स्कूटर परचेज करे, हमने गलती से कन्वेंस अकाउंट में लिख दिए, तो मैंने स्कूटर परचेज की तो एंट्री पास होना था मेरी स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट कितने, इंस्टीट्यूट ने 27 लिखी, मैं उस पर बात करता हूँ, अभी यहाँ पे ध्यान देना। पहले स्कूटर अकाउंट डेबिट हाउ मच 30,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश और बैंक। हमने कन्वेंस अकाउंट में लेके, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000, ये एंट्री हमने पास कर दी। तो व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड एंट्री, तो रेक्टिफाइड एंट्री हमने स्कूटर को डेबिट करा था, नहीं किया, तो रेक्टिफाइड एंट्री स्कूटर अकाउंट डेबिट 30,000, और आपने कैश को क्रेडिट करना, कैश को क्रेडिट करे, लेकिन आपने कन्वेंस को डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो कैंसिल करने क्रेडिट करेंगे। तो मैं जैसे ही कन्वेंस लिखने यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को याद आता है कन्वेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हाउ मच 30,000। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट करा, ये एंट्री, ये रेक्टिफाइड एंट्री थी। अब आप बोले कि नहीं सर आपने 30 लिखे, इंस्टीट्यूट ने जो 27 लिखी, वो भी बताता हूँ। अब क्या करते, तो इस क्वेश्चन में उसने बोला कि इस स्कूटर में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो जब मैंने स्कूटर अकाउंट पिछले साल डेबिट ही नहीं किया 30,000 से, जो कि मेरे को करना था, इसका मतलब पिछले साल मैंने उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, यही मतलब हुआ ना, मैंने तो कन्वेंस को डेबिट कर दिया था, तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, दूसरी गलती। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। हमने एंट्री नो एंट्री हुई, नो, इसकी एंट्री पास ही नहीं करे क्योंकि आपने कन्वेंस में लेके गए थे ना उसको, तो इसके रेक्टिफाइड, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते, रेक्टिफाइड एंट्री क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कितना, 30,000 का 30%, 30,000 का 10% होता है 3,000। अब आप समझो, इस एंट्री को अच्छे से समझना, मैंने यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने स्कूटर अकाउंट को 30,000 से डेबिट किया, तो 30,000 से स्कूटर को डेबिट, यहाँ 30,000 से स्कूटर को क्रेडिट किया, तो -3,000, तो ये कितना आ गया आपका 27,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को 30,000 से क्रेडिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्या किया मैंने 30,000 से क्रेडिट किया, लेकिन आपने क्या करें, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 30,000 से मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट किया, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को 3,000 से डेबिट किया, तो माइनस मैं करता हूँ 3,000, तो ये कितना आ गया आपका 27,000, ये कितना आ गया आपका 27,000। ओके, तो ये इसलिए वैसा आया 20। तो दो एरर थे, एक तो आपने कन्वेंस के बदले में, सॉरी स्कूटर के बदले में कन्वेंस में ले गए, और दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो इंस्टेंट नेट इफेक्ट, तो आप वहाँ पे दो एंट्री भी पास कर सकते हैं, ये वाली और ये, और ऐसे नेट इफेक्ट भी देके भी एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ सेकंड पे, क्या कह रहा है बी पॉइंट, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज 1 लाख, तो आपका परचेज अकाउंट 1 लाख से ओवरकास्ट हो, ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा, तो आपने ओवरकास्टिंग है ना, टोटलिंग में आप निकलते, परचेज अकाउंट की जब आप टोटल करते हो उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा लेके, परचेज अकाउंट में 1 लाख ज्यादा हुआ, तो अब आप मेरे को बताओ कि ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट मतलब कम, तो आपने परचेज अकाउंट में, नॉट इन बुक परचेज अकाउंट में 1 लाख ज्यादा लेके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पर अपन देखेंगे कि मैं कहता हूँ पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होना था, मैं एक फिगर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कि मैंने एंट्री पास किया परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख टू क्रेडिटर अकाउंट 2 लाख, ये एंट्री पास किया, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती किया कि करेक्ट एंट्री ये थी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट कितना 3 लाख टू क्रेडिटर अकाउंट 2 लाख। मैंने क्या गलती किया बच्चों, मैंने परचेज अकाउंट को 1 लाख से ज्यादा लिखा, वो 2 लाख कहां से समझाने के लिए मैंने ऐसी फिगर लिया, तो परचेज अकाउंट में गलती हुई, इस चीज को परचेज बुक में नहीं आपने ज्यादा लिखे, इस चीज को समझना, बुक और अकाउंट में फर्क है, तो अकाउंट में आपने 1 लाख ज्यादा है, तो 1 लाख ज्यादा आपने लिखे, तो यहाँ पे 1 लाख जब ज्यादा लिखे तो वो आपके आप ज्यादा हो गए 1 लाख ज्यादा, तो आप उसको मोर डेबिटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, तो आपने यहाँ पे ये देखो
अब यहाँ परचेज अकाउंट मैंने क्रेडिट किया, लेकिन परचेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसको काट के अपन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब आप देखिए यहाँ पर आपको बच्चों सस्पेंस अकाउंट 1 लाख दिख रहा होगा डेबिट में। अब आप सोचिए सर सस्पेंस अकाउंट 1 लाख में डेबिट में कैसे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये डेबिट का अमाउंट 3 लाख और क्रेडिट का अमाउंट 2 लाख। तो मैंने आपसे कहा था जब भी रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट विल क्रिएट, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है, इट विल ट्रांसफर टू विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तो विल राइट डाउन देयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है आपका, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹20,000 वॉज एंटर्ड एट सेल्स। आपने कोई क्रेडिट परचेज करे तो एंट्री क्या पास होना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कितना अमाउंट दिया उसने, परचेज एक क्रेडिट परचेज है तो पार्टी का नाम दिया एक्स है, कितना 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000, ये एंट्री पास करना था। ये 20,000 हमने क्या एंट्री पास कर दी, आपने उसको ऐसे सेल्स मान ली, एंटर्ड एज सेल्स, तो हमने एंट्री पास कर दी एक्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, ये एंट्री हमने पास कर दी। अब रेक्टिफाइड एंट्री पास करना है, तो मेरे को परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट करा नहीं, तो मैंने यहाँ पे बोला परचेज को डेबिट करता हूँ मैं 20 से। दूसरा एक्स को क्रेडिट करना था, एक्स को क्रेडिट करा नहीं, तो मैं एक्स को क्रेडिट करता हूँ यहाँ पे 20 से अब फिर मैं उन्होंने जो गलती करे एक्स को डेबिट कर दी, तो रॉन्गली डेबिटेड तो क्रेडिट करूंगा +20। तो दो वजह क्या है 20-20 करने की, एक तो क्रेडिट करना था नहीं करा, दूसरा उसने डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट करना था नहीं करा तो इसलिए मैंने क्रेडिट करा, और उसने डेबिट क्या करा, उसको रॉन्गली डेबिटेड तो कैंसिल करना, उसको क्या किया मैंने क्रेडिट किया, तो ये आ गया मेरा 40,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करना था कि नहीं, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो कैंसिल करने क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो वो 40, जैसे ही मैंने देखा परचेज भी नॉमिनल सेल्स भी नॉमिनल, तो इसकी वजह क्या, उसकी जगह हमने क्या लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये आ गया आपका 40,000। तो इस तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री को हम बनाते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट कहता है यहाँ पे डी पॉइंट। डी पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पे, क्या कहता है आपसे डी पॉइंट, किधर गया भाई डी पॉइंट, ये रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर ₹10,000। अब हमको कैश मिली आनंद से, क्या एंट्री पास होना था इसकी, कैश अगर हमको आनंद से मिली एंट्री पास होना था कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू, किससे मिली सॉरी आनंद से, टू आनंद अकाउंट 5,000। तो मैंने क्या करा, वॉज पोस्टेड टू द भास्कर, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट 5 टू आनंद की जगह भास्कर के लिख दी, टू भास्कर अकाउंट 5,000। अब मेरे को बता रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगी, कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट हमने करे, आनंद को क्रेडिट, किसको क्रेडिट कर दी बच्चों हमने, आनंद को क्रेडिट करना था, क्या आनंद को क्रेडिट करे, तो नहीं करना पड़ेगा, तो टू आनंद अकाउंट होगा, और भास्कर को रॉन्गली क्रेडिटेड तो उसको डेबिट करना होगा, तो एंट्री विल भास्कर अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। तो देखिए भास्कर अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट 10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट कहता है हमसे रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिस अकाउंट। तो आपको चंदू से मिले, कितने मिले 5,000, तो एंट्री करेक्ट होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा मैंने गलती से यहाँ 5 लिखा, आई एम रियली सॉरी, 5,000 यहाँ का लिख लिया, 10,000 था, आनंद वाले केस में 10 था, ठीक है सॉरी 10 था। ओके, ये कैश नीचे वाला ई पॉइंट था, तो क्या हुआ, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिस अकाउंट, कितना 5,000। अब यहाँ पे 5,000 रुपए एंट्री इन द कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट, ये एंट्री पास होता करेक्ट एंट्री। तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी, मैंने उसको डेबिट टू हिज अकाउंट, तो मैंने एंट्री पास, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई, कैश अकाउंट डेबिट 5, उसके बाद ये चंदू अकाउंट डेबिट 5, दोनों को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगी, कैश को डेबिट करना, कैश को डेबिट करा, कैश को डेबिट करता, कैश को डेबिट करा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे को चंदू को क्रेडिट करना था, क्या मैंने चंदू को क्रेडिट करा, नहीं, तो मेरे को चंदू को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा, किधर गए चंदू भैया, ये चंदू को मैंने यहाँ पे क्रेडिट करा 5,000 से। उसके बाद यहाँ पे चंदू को आपने डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो कैंसिल करने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे 5, तो 2 बार 5-5 क्यों आया, इसीलिए आया कि एक आपको क्रेडिट करना था नहीं कर तो क्रेडिट करे, और आप दूसरी गलती आपने करी आपने उसको डेबिट कर दिए थे, तो कैंसलेशन ऑफ डेबिट की वजह से अपन यहाँ पे उसको क्या करे, अपन उसको क्रेडिट करे। तो 2-2 5 10 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कहाँ है, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्यों आया, अब आप खुद देखो, आपने यहाँ पे डेबिट कैश को करे 5 से, चंदू को डेबिट करे 5 से, क्रेडिट तो आपने 0 से करे ना यार, तो डिफरेंस था 10, तो देखो बराबर यहाँ पे 10 का आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट में। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपसे ₹5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस।
अब आपसे हमको रमेश ड्यू बाय, हमको रमेश से 5,000 रुपये लेना था और हमने 5,000 रुपये रमेश से लेना था, हमने ट्रायल बैलेंस में लिखे ही नहीं, तो हमको अब उससे लिखना पड़ेगा। तो अब ट्रायल बैलेंस में लिखें तो मिसमैच हुआ होगा। तो रमेश से लेना इंक्रीज इन एसेट, तो रमेश अकाउंट डेबिट, और यू कैन से ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और रमेश अकाउंट डेबिट। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस आया? क्योंकि भाई आपने ट्रायल बैलेंस में परचेज नहीं लिखे, बाकी चीजें तो लिखे ना, तो परचेज नहीं लिखे पर, तो उसकी वजह से मिसमैच होगा, है ना। तो आपने यहाँ पे वो कहता है कि ₹5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे अपन ने, मिसमैच हुई, इसलिए सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम फॉर ₹20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बड़ा सिंपल है, हमने राम को बेचे और उनको जब अपन ने बेचे उसको ओमिटेड मतलब लिखे नहीं, तो लिख लो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, अच्छा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी सेल्स क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह क्या आ गया आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये सेल्स था, ऐसे एग्जाम में ब्रैकेट में लिख सकते हो उसको टू सेल्स अकाउंट, मगर सेल्स के बदले क्या लिखे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर इसको रेक्टिफाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहता है amount of ₹23,950 of purchase was wrongly posted at 25,930। तो हमने 23 डिफरेंस देखो, 25,930 माइनस 23,950, तो आपने 1980 ज्यादा लिख दी। 23,950 की जगह आपने 25,930 लिख दिए, तो आपने डिफरेंस आ रहा है 1,980, 1,980 हमने ज्यादा लिख दिए। तो 1,980 बेटा जब हम लोगों ने ज्यादा लिख दिए, तो हमको उसको रेक्टिफाई करने क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। तो परचेज को क्रेडिट करना है, मोर डेबिटेड, तो क्रेडिट करेंगे, मगर परचेज तो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1980, और डिफरेंस कहाँ जाएगा आपका? सस्पेंस अकाउंट में। अब सारे ट्रांजेक्शन्स की हमने रेक्टिफाइड एंट्री जब हमने पास करे, तो अब उसके बाद ये चीज होता है कि सर हमारे जो दो अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट का अगर बैलेंस निकालोगे, दैट विल कम 1,08,980। इट विल ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पे कि सस्पेंस अकाउंट को तो आपने बैलेंसिंग करो तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने सारे एरर्स रेक्टिफाइड कर लिए, और जो डिफरेंस अगर आ भी जाता है तो इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वो ओपनिंग बैलेंस होता है, दैट इज डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। लिख देते अपन उसको, तो उसकी कोई एंट्री नहीं पास होती आपको, तो ओपनिंग बैलेंस था, एरर्स आपने सारे रेक्टिफाइड करे तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे देखता तो उसने एंट्री पास किया, रतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब मैं सोचने लगा यार कि ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो था उसने रतन कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर। अगर मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करता हूँ, समझो मेरी बात, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो आप देखो सस्पेंस को कब कब आपने डेबिट या क्रेडिट करे, पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, पांचवी में आपने डेबिट करे 10,000 से, तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्स में नहीं है, सिक्स में आपने क्रेडिट करे 5,000 से, तो क्रेडिट करता हूँ। सेवेंथ में नहीं, एट्थ में आपने फिर डेबिट करे 1980 से, 1980 से, और फिर आपने और होना चाहिए था यहाँ पे, एक सेकेंड कुछ, हाँ ये 1,00,000 रुपये सेकेंड में आपने 1,00,000 से डेबिट करे, तो ये 1,00,000 रुपये से सेकेंड एंट्री में डेबिट करे थे। तो मैं यहाँ पे बैलेंस निकालता हूँ, मैं यहाँ पे बैलेंस निकालता हूँ, तो ये बैलेंस आता है 10,000 प्लस 1980 प्लस 1,00,000 माइनस 5,000, तो ये जो बैलेंस आता है आपका, ये जो बैलेंस आता है आपका 1,06,980, ये बैलेंस आ रहा है 1,06,980। अब आप ये बोलना चाहिए सर ये तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है। हाँ सही बात है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है, मतलब जो पिछले साल ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करे, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा सस्पेंस अकाउंट का, बस हो गया, रेक्टिफाइड कर दो, देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन आपने इसको क्यों कैपिटल अकाउंट, तो आप देखो सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट करे, तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट हुआ, आपने क्यों रतन्स कैपिटल अकाउंट में लेके गए। अब इसको समझना, जब ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पढ़ा था तो उसने क्या कहा था कि पिछले साल जब वो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंसेस आए थे, उन ट्रायल बैलेंस के डिफरेंसेस को आपने कहां पर लेकर चले गए थे? पीएनएल अकाउंट में। वैसे पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाना था, आपने उसको पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाना था, आपने उसको सस्पेंस अकाउंट में लेके जाना था, लेकिन गलती से उन्होंने पीएनएल अकाउंट में लेके गए। जब पीएनएल अकाउंट के पिछले साल पीएनएल अकाउंट में अगर लेके चले गए तो आपका पिछले साल का प्रॉफिट फिर गलत हो गया, क्योंकि आपने सस्पेंस अकाउंट में लेके जाना था, आपने पीएनएल अकाउंट में लेकर चले गए उसके ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को, तो पिछले साल के प्रॉफिट कम ज्यादा कुछ गलत आया आपका, कम ज्यादा प्रॉफिट जो भी हुआ आपका,
तो वो कैपिटल अकाउंट में फिर गया होगा ओनर को। तो भाई उसी चीज को अब आप रेक्टिफाई करें, तो अब जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है इसीलिए इसको कहाँ पे ट्रांसफर करो, आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि पिछले साल के आपने डिफरेंस को पीएनएल में लेके गए थे, पीएनएल से कैपिटल में गया, तो पिछले साल कैपिटल में कम ज्यादा गया, तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को भी आप अभी कहां पर लेके जाओ, कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को तो हम कैपिटल में लेके जाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, सस्पेंस का डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, वो आया भी तो दैट इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बट लास्ट ईयर वी हैव क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, एंड द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इट मींस जो आपने पिछले साल प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट में लेके गए वो गलत लेके गए आपने, तो भाई सब सस्पेंस अकाउंट में ले जाना था, तो अब वो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को अब आप कहां पे लेके जा रहे हो, कैपिटल में। ठीक है, इतनी चीज का आप ख्याल रखेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे उसने रतन्स का वैसे सस्पेंस कैसे बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते जनवरी 2021 के क्वेश्चन पे। मिस्टर जोशी's ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st of March 2020 डिड नॉट अग्री, द डिफरेंस वाज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट। देखो यहाँ पे बराबर उसने सस्पेंस अकाउंट में लेके गया, सही बोला है, यहाँ पर उसने कहा ले गया, सस्पेंस अकाउंट में लेके गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब यहाँ पे अपने को 8 एरर उसने दिया, 8 एरर पढ़। अब कब किया उसने कह रहे कि नेक्स्ट ईयर की बात कर, अगले साल, तो मतलब जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट रहेंगे जब हम रेक्टिफाइड करेंगे दैट विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, चलिए वन बाय वन शुरू करते। पहला, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615 was carried forward to the next page as rupees 6551। मतलब परचेज 5615 था, हमने 6551 लिख दी, तो हमने ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, मतलब परचेज अकाउंट में ज्यादा आ गया। कितने से ज्यादा आ गया बेटा? हमारा आ गया 6551, आगे आना चाहिए था 5615, तो आपने परचेज को ज्यादा लिख दिए 936 से। कितने से करे? 936 से। अब आपने परचेज को ज्यादा लिख दिया, एक्सेस लिखे, तो आप डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री भी कर सकते, एक्सेस लिखे तो क्या होगा, ज्यादा लिखे, मोर डेबिटेड, तो वी शुड, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू परचेज। लेकिन परचेज नॉमिनल नेचर है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो आप यहां पे देखेंगे, एक सेकेंड, ओके, तो यहां पर आप देखेंगे, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया। बेसिकली क्या है, परचेज था, लेकिन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आपने परचेज अकाउंट में गलती करे सब थ्रिफ्ट, तो आपने एक अकाउंट में गलत कर, दूसरी जगह बराबर लेके दूसरे अकाउंट में, इसलिए डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। तो आपने देखना जब भी डिफरेंस अगर आता है एंट्री में, जस्ट ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है, ए सेल ऑफ ₹281 was entered in the sales book as ₹821 and posted to the credit of the customer। अब पहले करेक्ट एंट्री अपन बात करते, सेल्स करे अपन ने, तो अपन ने एंट्री पास होगी पार्टी अकाउंट डेबिट कितना 281 टू सेल्स अकाउंट 281, ये करेक्ट एंट्री थी। रॉन्ग एंट्री क्या पास करे आपने, रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई आपकी, रॉन्ग आपने उसको सेल्स बुक में 821 लिखे, तो रॉन्ग एंट्री वैसे तो देखा जाए इसकी होना चाहिए था पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 821, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो बेटा, तो टू सेल्स होना चाहिए था, ये गलती करे 821 सेल्स में उसने लिखा 821। वैसे तो अगर सेंटेंस नहीं बोलता पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, तो मैं यही बोलता कि सेल्स पार्टी अकाउंट डेबिट 821, क्योंकि बुक में गलत तो पार्टी में भी गलत, तो मैं ये एंट्री पास करता था, पार्टी अकाउंट डेबिट 821 टू सेल्स अकाउंट 821, मैं ये एंट्री पास करता था। लेकिन उसने एक पॉइंट उसमें ऐड करा, बोलता है कि नहीं उसने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, तो एक्चुअल में ऐसी एंट्री पास होगी टू सेल्स अकाउंट टू पार्टी अकाउंट, और वी कैन से कस्टमर अकाउंट, पार्टी अकाउंट 821। तो करेक्ट एंट्री इज पार्टी अकाउंट डेबिट 281 टू सेल्स अकाउंट 281, बट रॉन्ग एंट्री इज टू सेल्स अकाउंट 821 टू पार्टी अकाउंट 821, ये आपकी रॉन्ग एंट्री। सो व्हाट विल बी रेक्टिफाइड एंट्री। अब रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में, या आप बच्चे को पूछता बताओ क्या होंगे, अभी आपको आना चाहिए, रिविजन बैच है बेटा, फटाफट आपको आना चाहिए। आपने पार्टी अकाउंट को डेबिट करना था, क्या पार्टी अकाउंट को डेबिट करें? नहीं, तो पार्टी अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 281। तो मैंने यहाँ पे पार्टी मतलब कस्टमर, ये डेबिट करा 281 से। फिर मेरे को वहां पे मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 281 से, मैंने कितने से क्रेडिट करा, 821 से क्रेडिट कर, वो ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो आपने 821 से क्रेडिट करे, आपको क्रेडिट करना था 281 से, तो आपने क्रेडिट ज्यादा करे 540 से, तो मोर क्रेडिटेड तो डेबिट करेंगे 540, लेकिन सेल्स है तो नॉमिनल है, तो दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या हुआ यहाँ पे,
उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने क्या करे, पार्टी को आपने क्या करे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट नहीं करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 821, सो प्लस 821, तो आप यहाँ पे 281 प्लस 821 करोगे, दैट विल कम 1102, तो द डिफरेंस विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। तो आपने जो डिफरेंस जो भी एंट्री में आएगा दैट विल ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। रीजन है ना सस्पेंस अकाउंट आने का, यहाँ पे आपने क्रेडिट करे, डेबिट कुछ भी करे नहीं। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पे, क्या कह रहा है हमसे, ए रिटर्न टू क्रेडिटर ₹295 was entered in the written inward book, however the creditor's account was correctly posted। पहली चीज बेटा आपका यहाँ पे रिटर्न टू क्रेडिटर, तो परचेज रिटर्न है, तो हमने क्या एंट्री पास करी, एंट्री होना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री पास होना था कितने की 295 से, ये सही एंट्री थी। मगर हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, हमने उसको क्या करे कि हमने उसको रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक में लिखे, तो इसकी रॉन्ग एंट्री पास करी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना है भाई 295, लेकिन वो कुछ मुझे अगर नहीं कहता तो मैं यही कहता कि बुक में गलत तो पार्टी में गलत, वो कुछ नहीं कहता तो मैं यही कहता सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 295 टू क्रेडिटर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 295 टू पार्टी अकाउंट 295, यही कहता। लेकिन वो कहता है कि हाउ द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर को बराबर डेबिट करना था और हमने उसको डेबिट करे, तो क्रेडिटर अकाउंट बराबर पोस्ट, उसने बोला बराबर, अनलेस मैंने समझाया था आपको बुक के केस में अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो ये अदरवाइज स्पेसिफाइड करा क्या, उसने कहा कि बुक क्रेडिटर अकाउंट में बराबर गया, पार्टी अकाउंट में बराबर गया, वो उसमें बराबर गया, तो उसको अपने अगर वो नहीं बोलता तो मैं ये बोलता सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, लेकिन उसने बोला उसमें बराबर उसको डेबिट कर, तो फिर उसको डेबिट करे अपन ने। अब देखो क्रेडिटर को डेबिट करना था और क्रेडिटर को डेबिट करे, क्रेडिटर को डेबिट करना था, क्रेडिटर को डेबिट करना था और क्रेडिटर को डेबिट करे। अब बेटा यहाँ पे परचेज रिटर्न को आपको क्रेडिट करना, क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट करे, नहीं, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा परचेज रिटर्न 295, तो मैंने यहाँ लिखा बच्चों 295। अब सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिए, करना चाहिए था सेल्स रिटर्न को नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करेंगे, तो प्लस ये 295, तो टोटल विल कम 590। अब ये जो है आपका ये कौन सा है आपका सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नॉमिनल नेचर के, तो व्हाट वी वेयर वी ट्रांसफर, हम क्या लिखेंगे उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो दैट्स व्हाई द एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहता है फोर्थ हमसे कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेनु ₹895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु। अब देखो गलती क्यों, कैश मिली अपने को, तो करेक्ट एंट्री होना यहाँ पे होंगी कैश अकाउंट डेबिट 895 टू सेनु अकाउंट 895, ये करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास करे उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट 895 और सेतु को डेबिट करे, तो सेतु अकाउंट डेबिट 895, मतलब कैश को डेबिट करना था 895 से, कैश को डेबिट करा भी उसने 895 से, लेकिन सेनु को क्रेडिट करता, क्या सेनु को क्रेडिट करा नहीं, तो करेंगे हम, तो यहाँ पे टू सेनु अकाउंट 895। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे कि और सेतु को डेबिट कर दिया, सेतु को डेबिट करना था क्या नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो कैंसिल इसको करेंगे क्रेडिट टू सेतु अकाउंट, ये टू सेतु अकाउंट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट विल ट्रांसफर टू विच दैट विल एडजस्ट थ्रू दी सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 1790। आप ऑब्जर्व करोगे सस्पेंस अकाउंट जब भी आता है जब रॉन्ग एंट्री में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, जैसे 895 से आपने डेबिट करे मगर क्रेडिट तो जीरो से करे ना, तो फिर सस्पेंस अकाउंट वहां आ जाता है। नेक्स्ट, goods worth ₹1400 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made। ये तो बड़ी सिंपल है, आपने गुड्स बेचे आपने, लेकिन उसकी एंट्री नहीं पास करे, क्या एंट्री पास करते, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो विल ट्रांसफर पी&एल एडजस्टमेंट, तो एंट्री विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखिए कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1400। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹1600 वेर सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% ऑन सेल। ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसका आ गया, लेकिन रिवीजन बैच है आपको आना चाहिए। आपने 1600, आपने पहले तो पढ़े ये सेल्स ऑन अप्रूवल का भी, तो आपने 1600 रुपए का कोई गुड्स कस्टमर को भेजे थे सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, उसको आपने पहले ही सेल्स मान लिए थे, लेकिन कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है उसको रिटर्न करने का,
मतलब अभी तक सेल्स हुआ नहीं, तो आपने सेल्स मान लिए थे तो हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल्स की एंट्री पास होती कस्टमर टू सेल्स, रिवर्स करेंगे यहाँ पे तो क्या एंट्री पास होगी सेल्स टू कस्टमर, लेकिन सेल्स एक नॉमिनल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। आपने पहले उसको सेल्स मान लिए थे बेटा, वो बोलता है क्वेश्चन, मानना नहीं चाहिए था, कस्टमर टू सेल्स करे थे, लेकिन उसके बाद सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर पता है ना आपको, उसके बाद ऑप्शन अभी भी कैंसिल करने का, तो अभी तक मतलब सेल्स नहीं हुआ, तो सेल्स मान ली तो सेल्स को कैंसिल करो, तो रिवर्स करोगे तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, सेल्स इज नॉमिनल, दैट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1600। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका 20% ऑन सेल्स। अब क्या हुआ कि मेरा गुड्स कस्टमर के पास रखा हुआ है, लेकिन तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री पास करना पड़ेगा, सेल्स ऑन अप्रूवल है पूरा वाला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री पास करना पड़ेगा। हाँ, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के एक नॉमिनल नेचर है, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट था, यू राइट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा ये ट्रेडिंग अकाउंट जो तक तो आपका इन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, लेकिन 1280 क्यों लिखा, हमारा गुड्स कस्टमर के पास रहेगा तो ऑब्वियसली गुड्स हमारा मालिक हमें, तो गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते, तो ये जो 1600 है वो बोलता है 25% प्रॉफिट हमारा सेल्स पे, तो 1600 कितना है 100 है, तो 80 कितना 1600 आपका 100 है ना सेल वैल्यू, तो मेरे को तो कॉस्ट पे लिखना है, तो 80 कितना 1600 अगर 100 है तो 80 कितना वो आता है 1280, इस तरीके से 1280। ओके, उसके बाद फिर हमसे कहता है कि ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अब कोई मिस्टर क्यू तो उनसे हमको ड्यू फ्रॉम, हमको उनसे लेना था 600 रुपए, तो हमने लिखे नहीं, तो अभी लिखेंगे क्यू एक पर्सनल अकाउंट है, तो मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, जो डिफरेंस है जस्ट ट्रांसफर टू विच अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे कहता है कि सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹3000 वॉज ओमिटेड टू बी, बड़ा सिंपल है, सेल्स करे अपन ने आर को, उसको लिखे ही नहीं, तो आर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, लेकिन सेल्स एक नॉमिनल है तो आर अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000। अब आप देखोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आप बनाओगे यहाँ पे जो आइटम आपको दिए उसके उसको आपका बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप कैपिटल अकाउंट में, तो उसका बैलेंस आ रहा है 5066 that is transferred to capital account, so entry is profit and loss adjustment to capital, डेबिट साइड इसका शॉर्ट जा रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस आया हूँ, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन वो अमाउंट कैसे पता चलता है अकाउंट बना के रफली कैलकुलेटर में भी करो, तो रफ में अकाउंट भी होना चाहिए, तो बैलेंस विल कम 5066। ओके, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले क्वेश्चन में हमने सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस को ट्रांसफर करे थे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इस क्वेश्चन में भी अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ, सस्पेंस अकाउंट में बनाता हूँ, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में बनाता हूँ 936 सस्पेंस फिर 1642, ओके, उसके बाद फिर 590 डेबिट, उसके बाद है फिर आपका सस्पेंस यहाँ पे 1790 890, अच्छा फिर यहाँ पे फिर सस्पेंस नहीं है, सेकंड सस्पेंस नहीं, सस्पेंस नहीं, सस्पेंस नहीं, सस्पेंस नहीं, अच्छा एक सेकेंड, ये सस्पेंस 600, तो आप डिफरेंस निकालो, तो ये 1074 आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री पास करा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, नहीं करना है एंट्री पास, क्यों, दिस इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, आपने पिछले साल ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया तो सस्पेंस अकाउंट में लेके गए थे, तो वही बैलेंस है ये 1074, वहां पिछले इसमें क्यों कैपिटल में ट्रांसफर करते, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा वहां पे जो आपका डिफरेंस आया था पिछले साल ट्रायल बैलेंस, तो आपने पीएनएल में लेके गए थे, पीएनएल में लेके गए तो उसका इफेक्ट आपका वो प्रॉफिट जो भी है कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसलिए आपने इस साल जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि पिछले साल ऐसा कोई पीएनएल में लेके नहीं गया था, उसने यहाँ पे सस्पेंस में ले गया, तो ये जो आपका 1074 है बेसिकली बैलेंसिंग फिगर जो एक्चुअली पिछले साल का ये ट्रायल बैलेंस जो डिफरेंस है वो अमाउंट है 1074। ओके, और अब यहाँ पे लास्ट हमारा नवंबर 2020 का ट्रू और फॉल्स है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ ₹2500 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, इट इज द एरर ऑफ ओमिशन। अब भी बताया तभी, मतलब जब मैं सेशन शुरू किया था कि आपने यहाँ पे एंटर्ड करना था ऑफिस फर्नीचर पे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
उसने जर्नल एक्सपेंस में लिखा रेवेन्यू एक्सपेंस मारा, मान दिया उसको, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस मान रहा है, इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने बोला इवन तो गलत अकाउंट में, लेकिन प्रिंसिपल ही गलत है, विल कंसीडर एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, देयरफॉर द आंसर इज फॉल्स। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉल्स कहाँ पे है आपका, ये when a transaction is recorded in contravention of accounting principle like treating the purchase of an asset as an expense, it is error of principle. Purchase of office expenditure fixture is a capital expenditure if debited to general expense account, is an error of principle, not an error of omission, इसलिए वो false है। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हमारा डिस्कशन खत्म होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे, ये आपने एक बार खुद ने भी ज़रूर देखना, और इसके क्वेश्चंस हमने पिछले 5 अटेम्प्ट के यहाँ पे डिस्कस करे। तो सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है, और अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग रिवाइज करेंगे दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो टेक केयर, बाय बाय।